थैंक यू जहांगीर फॉर जॉइनिंग इन। फॉर दोज हु डोंट नो, जहांगीर जो है वो बेरा से हैं। इज द को फाउंडर ऑफ बेरा। बेरा जो है एक पेशावरी चप्पल का ब्रांड है, और सिर्फ पेशावरी चप्पल नहीं, विद टाइम दे हैव ग्रोन इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज वेल, जिसके अंदर दे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद शॉल्स, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्वाद की शॉल्स, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी साथ इनने कर दिया। उसके अलावा ये कि दे लुकिंग इनटू एक्सपैंडिंग इनटू अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, जो कि विद टाइम वो करते रहेंगे। वो हम साथ साथ पूछ भी लेंगे कि इनका फ्यूचर में क्या प्लान है। विद दिस जहांगीर, आई वुड वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने बारे में आप बताओ, और राशिद के बारे में, कि जो दो आप को फाउंडर्स हो। सिंस यूर टू को फाउंडर्स, ज्यादा लोग नहीं है बीच में, तो आप दो को फाउंडर्स हो, राइट? इफ देयर आर मोर, लेट मी नो। और बताओ कि किस तरह से अपना और राशिद का, और बताओ कि कैसे आप लोग, हाउ डिड यू फाइंड ईच अदर, कैसे आप लोगों ने स्टार्टअप किया, जिसके अंदर मैं deals.pk, if I'm not wrong, तो उसकी भी थोड़ी सी आप बैक स्टोरी बता दो। तो ओवर टू यू। चलें, फरहाद थैंक यू सो मच। और जितने मेरे दोस्त हैं इस सेशन में, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये सेशन जो है मेरे ख्याल में स्टार्टअप स्टोरीज़ के बारे में है, और हम शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने लोगों को लग रहा है, बट हम और भी कुछ करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह कर रहे हैं। जो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने एमबीए किया है, और मार्केटिंग से ही मेरा सारा बैकग्राउंड है। राशिद जो मेरे को फाउंडर हैं, तो वो उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है यूके से। हम दोनों की जो स्टोरी है वो ये है कि राशिद और मैं दोनों, मैं जॉब करता था एक आईटी कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर, और राशिद जो था तो वहीं पे साथ ही उसकी अपनी एक छोटी सी फर्म थी, जो कि बाद में जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहाँ पे ये दोनों कंपनीज, राशिद की कंपनी और वो मर्ज हो गई। तो वहाँ से राशिद की और मेरी दोस्ती स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे हम लोग इकट्ठे काम करते थे। अनफॉर्चुनेटली बाद में फिर वो दोनों कंपनी जो मर्ज हुई थी वो भी ख़त्म करनी पड़ी। वो भी पेशावर से, चूँकि वो इतना काम नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी, तो वो कंपनी बंद हो गई। फिर हम दोनों ने सोचा कि यार ये तो हो गई, अब हमने क्या करना है। तो हम ये सोच रहे थे कि यार हम कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना था। तो हम लोगों ने कराची की कंपनी थी उस वक्त, तो उनको हमने कहा कि यार हम आपके साथ पेशावर के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो 2015 की बात है। 2015 में तो उन्होंने कहा कि जी पेशावर में भी इस तरह काम होता है, आप लोग भी कर सकते हो। तो बड़ा एक तंजिया वर्ड था। जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि यार क्या मतलब, हम नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई। तो फिर हम दोनों ने मिल के जो है एक अपनी वेबसाइट बनाई कि यार हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। तो वो हमने बनाई dealskpk.com, जिस पे हमारा आइडिया ये था कि हम अपने केपी का जितना भी लोकल प्रोडक्ट है उसको इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो बेचेंगे। जब हमने उसको स्टार्ट किया तो हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार केपी में जो है बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक प्रीमियम ब्रांड नहीं है। उसकी क्या वजह है? होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी हिस्ट्री है, कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बन रहे हैं, बिक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक वेल नोन ब्रांड या एक एक्सक्लूसिव पेशावरी चप्पल का कोई भी ब्रांड नहीं है, या किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का कोई भी हमारा पाकिस्तान में ब्रांड नहीं है। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी, सही ठीक ठाक रिसर्च की 2 साल। मीनवाइल हम अपने डील्स के पीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको चलाते रहे, और फिर 2017 में हमने 15 जनवरी को बेरा को लॉन्च किया प्रॉपरली। काम करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, प्रोडक्ट देखने के बाद, आर्टिजन्स के इश्यूज देखने के बाद, कस्टमर्स के इश्यूज देखने के बाद, लॉजिस्टिक सर्विस को समझने के बाद, फिर बिजनेस के जो एथिक्स थे उनको समझने के बाद, एंड देन वी लॉन्च बेरा। बेरा इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट ब्रांड, जो कि हमारा एम ये था कि हम जो सोच रहे थे कि यार हम अपने जितने भी केपी के प्रोडक्ट हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ केपी के नहीं, पाकिस्तान के जितने भी हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं या जितने भी हाथ से काम होता है, उसको जो है हम प्रीमियम क्वालिटी में सामने लेके आए। पेशावरी चप्पल हमारा पहला प्रोडक्ट था। पहला प्रोडक्ट इसलिए था कि पेशावरी चप्पल जो था वो वेल नोन था, लोगों को उसकी समझ आती थी। फिर इंटरनेशनली भी उसके ऊपर काम हुआ था। उस वक्त पॉल स्मिथ ने उसके ऊपर एक अटैम्प्ट की थी, जिसको उसने कहा था कि ये मेरा डिज़ाइन है, और उसके ऊपर फिर चासदा चप्पल एसोसिएशन वालों ने एतराज़ कर दिया था कि यार ये आपका डिज़ाइन नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। तो बहरहाल उसके ऊपर एक बड़ी स्टोरी बनी इंटरनेशनल, वो ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी बनी। तो उससे हमें लगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर अगर हम काम कर लें तो ये जल्दी जो है वो लोगों को समझ आ जाएगा।
पेशावरी चप्पल को हमने लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा लर्निंग की उसमें कि यार हम इसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। एंड देन फिर हमने तकरीबन कोई 2.5 साल के बाद जो है दूसरा प्रोडक्ट लेके आए, स्वाद से शाल और मफलर। जो स्कार्फ था वो हमने मेल कलेक्शन में लॉन्च किया। एक डिज़ाइन हमने शॉल में बनाया, उसके मल्टीपल कलर्स थे, और फिर इसी तरह मफलर बनाया और उसके मल्टीपल कलर्स। उसको हमने टेस्ट किया तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। अभी उसके ऊपर हम फर्दर जो है काम कर रहे हैं कि उसको प्रॉपर्ली एक कलेक्शन उसकी बनाएं और उसको लॉन्च करें। मीनवाइल हमने फिर सोचा कि यार पेशावरी चप्पल में फ़ीमेल का जो है ओरिजिनल और ऑथेंटिक डिज़ाइन नहीं है। पेशावरी चप्पल जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा बन रही है फ़ीमेल के लिए, लेकिन वो ऑथेंटिक या ओरिजिनल जिसके ऊपर स्टैंप लगता है वो चीज़ नहीं है। तो फिर हमने अपना एक डिज़ाइन बनाया फॉर फीमेल, टेस्ट करने के लिए कि यार उसका क्या फीडबैक आता है, क्योंकि हम लोग जिस तरह मार्केट में काम हो रहा था हम उस तरह नहीं बना रहे थे। हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी क्वालिटी बनाई, उसके अंदर जेन्युइन लेदर लगाया, उसके कंफर्ट को चेक किया, उसकी फिटिंग, सारे जो फीमेल के जितने भी इश्यूज़ वगैरह थे वो हमने सॉर्ट आउट किया, और एक डिज़ाइन हमने लॉन्च किया जिसका बहुत ज़बरदस्त हमें फीडबैक मिला। अभी इंशाल्लाह हम लोग 2-3 डिज़ाइन और जो है वो लॉन्च कर रहे हैं विद मल्टीपल कलर्स। एक ही डिज़ाइन में और भी कलर्स होंगे। तो अभी लगे हुए कर रहे हैं। अभी ये कोविड शुरू हुआ तो कोविड ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब कर दी, बट स्टिल जो हमसे हो रहा है, जो चीज़ें हैं हमारी वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वी आर होपिंग के हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो इसमें एक चीज मैं देखना पूछना चाहूंगा कि एक तो ये था कि आप लोग प्रोफेशनली यू वर वर्किंग समवेयर पहले, आप और राशिद दोनों, बट जी देन जहां तक मुझे पता है आप पहले इनक्यूबेट हुए थे, एनआईसी से पहले भी कहीं पे इनक्यूबेट हुए थे। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट वाज द रीजन कि आप लोग, बिकॉज आप लोग सभी आप कह रहे थे कि आपने पूरा अपना सप्लाई चेन को देखा, आपने देखा बिजनेस शुरू करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले आपने लॉजिस्टिक्स देखी, आपने देखा कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सारा जो प्रोसेस था, वाज दिस पार्ट ऑफ योर इंक्यूबेशन वाज, और वाज दिस पार्ट ऑफ बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस पहले से? और जब आप इंक्यूबेट हुए तो उस इंक्यूबेशन का के पीछे व्हाट वाज द रीजन फॉर गेटिंग इंक्यूबेटेड कि आप तब तो, बिकॉज दिस इज बैक इन 2016 कि 17 व्हेन यू जी गॉट इंक्यूबेटेड, 16 राइट? 16। 16। तो तब तो ये कहते ना कि इतना फैशन भी नहीं था इंक्यूबेट होने का, तो व्हाट मोटिवेटेड यू, या कैसे आप लोग इंक्यूबेशन में कैसे आए थे? अच्छा ऐसा था फरहाद, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारे स्टार्टअप्स जो बहुत बड़ी गलती करते हैं हमेशा वो यही है। हम ये था कि हम चूँकि ग्राउंड पे हम लोग लड़ रहे थे, हम अपनी फील्ड में बिल्कुल मैदान में बीच में थे, तो हमें हर वक्त जो होता है वो अपने एक खुद को बचाने की फाइट में लगे होते हैं, बट हमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही होती कि हमने खुद को प्लान करके आगे कैसे निकलना है, हमने इस जंग को जीतना कैसे है। तो वो जो होता है वो आपको ये जो जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ये आपको बताते हैं कि आपने एक पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। आपने ये जो सारा काम हमने किया हुआ था, ये नहीं था कि हमारे पास जॉब्स का एक्सपीरियंस था दोनों के पास। मेरे पास उस वक्त 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, राशिद के पास 6-7-8 साल का एक्सपीरियंस था। बट इशू ये था कि यार हमारे पास हम जो है हमने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हुआ है, लेकिन हमने पूरे एक बिजनेस साइकिल जो है उसके अंदर हमने काम नहीं किया। हमें नहीं पता कि एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। एक डिपार्टमेंट को तो ठीक है, हम उसके अंदर देख रहे हैं कि यार मैं हूँ या मेरे नीचे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनको सब मैं चला सकता हूँ, लेकिन पूरे बिजनेस साइकिल को कैसे चलाना है ये हमें नहीं समझ आ रही थी। तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने सारी चीज़ें कर ली थी। और 2016 में उस वक्त कोई ट्रेंड भी नहीं था, किसी को ये इंक्यूबेशन चीज़ों का पता भी नहीं था। एंड थैंक्स टू डॉक्टर फैसल, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया रिवोल्ट के नाम से, जिसके फर्स्ट इंक्यूबेशन में हम लोग थे और एक दो और कंपनीज थी। तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने उनको कहा कि यार हम ये जितना सारा काम है ये कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे, हम इसके लिए पूरा प्रॉपरली प्लान नहीं बना पा रहे। इसको हमने कैसे सॉरी पूरे एक जहांगीर, मैं आपको यहाँ पे काटूंगा, मुझे अभी बताओ कि वाज दिस डील्स केपीके तब, या फिर बेरा आपने लॉन्च करके तब आप नहीं नहीं, ज्वाइन? वो डील्स के पीके था। वो अच्छा, उस तो आप दौरान डील्स ये सारा, केपीके। हाँ, डील्स के पीके के ऊपर बेसिकली डील्स के पीके जो था वो हमारा टेस्टिंग फोरम था, जिसके ऊपर हम ये पूरे साइकिल को जो है वो प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाह रहे थे, रादर के मैं एक बेडरूम में बैठ के पूरा एक बिजनेस प्लान बनाऊं। उससे बेहतर था कि मैं ग्राउंड पे जाके रियल फैक्ट्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस करूं, उनको देखूं कि वो कैसे काम करता है। तो उसमें हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लर्निंग हुई, रादर के और हम एक डील्स प्लान केपीके में आप बनाते। प्रोडक्ट्स क्या बेच रहे थे? वही पेशावरी चप्पल थी, शॉल्स थी, डिफरेंट जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम बेच रहे थे उसके अंदर, जो कि हमारा अच्छा, एक्चुअल जो एम था जिसके ऊपर हम करना चाह रहे थे। तो हमने लेकिन आप जितनी, प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, आप ले रहे थे और आप बेच रहे थे, राइट? राइट, बिल्कुल ऐसे ही था। हम मार्केट से लेते थे अच्छी क्वालिटी का और उसको
अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको बेच रहे थे। ये हमारा उस वक्त का प्लान था उसके ऊपर। तो ये सारा ये जो पूरा एक बिजनेस साइकिल था वो हम खुद उससे गुजर चुके थे, लेकिन हम उसके अंदर उसको स्केल नहीं कर पा रहे थे। हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी कि यार हमने अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने इन्वेस्टर्स को कैसे मैनेज करना है, हमने इसको स्केल अप कैसे करना है, हमने इसको बढ़ाना कैसे है, हम जब अपनी सेल्स करते हैं तो उन सेल्स के डिपार्टमेंट्स को कैसे बनाना है, एचआर को कैसे देखना है। तो वो सारे जो पॉइंट्स थे वो हमारे माइंड में चल रहे थे, हम कर रहे थे, बट वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे थे। तो हम जब इंक्यूबेशन में गए तो इंक्यूबेशन में जाके हमें वो सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट करनी पड़ी। हमें वो समझाया गया कि आपने पूरा ये सारा जो बिजनेस साइकिल है इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है और उसको स्केल कैसे करना है, ताकि आपको हर एक पॉइंट पे आपको पता हो कि कौन बंदा क्या काम करेगा, आपने कब क्या करना है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें सिखाई गई। एंड देन फिर हम जब NIC आए 2018 में, उस वक्त हम NIC एक्सेलरेशन प्रोग्राम में आए। तो एक्सेलरेशन प्रोग्राम से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला उसको अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। नेक्स्ट लेवल पे मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हमने कैसे इसको लेके जाना है, हमने कॉर्पोरेट के साथ कैसे काम करना है, हमने अपनी पार्टनरशिप्स कैसे बनानी है, हमने अपने जो एग्रीमेंट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, हमने अपने PR को कैसे डेवलप करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमने फिर आके नेक्स्ट लेवल में यहाँ पे NIC में सीखी। अब इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो हम Y कॉम्बिनेटर के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, एंड वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह वहाँ पे भी हमारी अगर हो जाती है तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए भी हमें चाहिए कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर हो हमारे पास। कि अगर मेरे पास, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास दिन को 1000 ऑर्डर आता है, तो मैं 1000 ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करूंगा। इस वक्त मेरी कैपेसिटी है कि मैं 50 ऑर्डर्स तक पर डे पे मैनेज कर सकता हूँ, पर जब 1000 पे जाएगा तो 1000 कैसे मैनेज होगा, उसके लिए क्या क्या जो उसके लिए जो जो लवाजमात चाहिए, जो और चीज़ें चाहिए, तो वो मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारी करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ पे इसको देखें। बिल्कुल जी। सो इंक्यूबेशन की बात होगी, एक्सेलरेशन की भी होगी। एक और चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, ये मेरे क्वेश्चन जो है ना वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि हमारे जो नए कोहर्ट के बच्चे ना इनको एक आइडिया हो कि एक एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो आप जिस टाइम पे इंक्यूबेशन आपने पूरी गुजार ली थी इसमें रिवोल्ट में, उसके बाद आप एक्सेलरेशन में आए, तो ये जो पूरा प्रोसेस था तो उसके अंदर ये होता है कि अक्सर आपको डिफरेंट मेंटर्स मिलते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं जो आपको, कोई इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, कुछ लोग होते हैं जो आके आपको बताते हैं कि ये चीज तुम ठीक कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो वो हमेशा अपने सजेशंस को कैसे क्या करते हो आप, उस सजेशंस को हर सजेशन आप मानते हो या कुछ सजेशंस आप उसमें से लेते हो, जो चीज ठीक लगती है वो सिर्फ सुनते हो? और क्या लगता है कि मल्टीपल सजेशन जब आपको मिलती है लोगों से, मल्टीपल लोगों से, वो सजेशन कितनी हेल्पफुल होती है? बिकॉज इज देयर अ पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि यार ओवरवेलमिंग हो गया, ये हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं, तो वो फिर आप किस तरह से उसको मैनेज करते थे? अच्छा, उसको फरहाद जो है वे हम कैसे करते थे, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। मुर्तज़ा से भी अक्सर लोग यही पूछते थे कि यार बेरा जो है वो पहले से ब्रांड था, तो NIC ने उसके साथ क्या किया, वो तो पहले से उन्होंने सारी चीज़ें डेवलप की हुई थी, वो रिवोल्ट से आए थे, उनके पास बिजनेस प्लान भी था और प्रोडक्ट भी उनका अच्छा था, लड़के भी बड़े मेहनती थे, उन्होंने सब कुछ किया, तो NIC ने क्या किया है। मसला ये था कि जो चीज़ें हम कर रहे थे तो हम ये करते थे कि हम जितना जो भी हमारा मेंटोर है या जो हमारा इन्वेस्टर है जो भी है, उसके सामने हम अपना प्लान बना के लेके जाते थे। यार ये मेरा प्लान है, मैं इस तरह इसको करना चाहता हूँ, आप इसको काइंडली वैलिडेट कर लें कि आया ये वर्केबल आइडिया है या नहीं है। उसके अंदर वो हमें ट्विक्स करके, प्लस माइनस करके कि यार इस तरह कर लो, इस तरह के नहीं हो सकता। उसके साथ हमें कुछ केस स्टडीज बताते थे कि यार फलां कंपनी ने इस तरह किया था तो उसका इफेक्ट इस तरह जनरेट हुआ था। तो वो हम फिर वहाँ से अपना वैलिडेशन एक्चुअली करवाते थे। हम उनके लिए नहीं बैठते थे कि यार वो हमें ये बताएं कि यार आप फलां बुक में इस तरह एक स्टोरी लिखी हुई थी और फलां उसमें केस स्टडी जो थी वो इस तरह थी। हम उस तरह नहीं करते थे। हम ये करते थे कि हम अपना एक पूरा प्लान बना के जाते थे। हमें अब जो इशू ग्राउंड रियलिटी पे हमें आ रहे होते थे कि जो ये हमारा इशू है, वो इशू हम राइट डाउन करते थे या वर्बली हम जाते थे और जाके अपने जो भी मेंटर्स थे उनके साथ बैठते थे कि यार ये हम करना चाह रहे हैं, हम इस तरह इसको प्लान कर चुके हैं, इज इट राइट वे और इज इट द नॉट द राइट वे। तो वो हमें बताते थे कि यार इसको आप इस तरह कर लें, इसको आप इस तरह कर लें। तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि हम उनकी तरफ डिपेंडेंट नहीं होते थे। उसकी वजह ये थी कि यार उनके पास अपने 50,000 और काम है,
और वो मुझे डेडिकेटेड नहीं देखेंगे अनलेस कि मैं अपना पिन पॉइंट जो मेरी दुखती रग है वो ना बताऊं कि यार मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे इस दर्द के लिए ये दवा चाहिए, मुझे वो बताएं। तो हम इसलिए वो जाते थे, तो वो यही होता था कि वो हमें वो बिल्कुल पिन पॉइंट पे इशू बता देते थे कि यार इस तरह है। उसके साथ हम ये करते थे कि हम थोड़ी सी रिसर्च भी करके लेते थे, गूगल पे कर लेते थे, आपसे पूछ लेते थे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पर्सनली बैठ कर डिस्कस कर लेते थे कि यार फरहाद हम ये काम करना चाह रहे हैं, मुर्तज़ा के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये पॉइंट है, हम ये कर रहे हैं और ये हमने जाके मसूद साहब को सपोज बताना है। तो आपको क्या लगता है कि यार ये एक क्वेश्चन वो बचकाना क्वेश्चन है या एक जेन्युइन क्वेश्चन है? आपसे कराते थे एंड देन फिर हम जाके वो एक सीनियर जो भी एक्सपर्ट होता था उनके पास जाके बैठते थे। तो उससे होता ये था कि वो जहाँ पे हमारा इशू होता था वो सॉल्व हो जाता था, रादर के वो मैं एक पूरा लेक्चर लूँ, पूरा उनका सेशन लूँ, फिर उसके ऊपर सोचूं कि यार ये तो फलां बात बताई, अब एप्पल की स्ट्रैटेजी ये थी तो मैं मेरा में वो कर लूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता था। द इशू इज कि मेरे अंदर जो खामियां थी, जो मुझे मसला था, मैं वो दर्द और वो तकलीफ लेके जाता था और उनको बताता था कि यार मुझे ये चीज़ यहाँ पे सॉर्ट आउट, मुझे लगता है कि मैं अगर इसके लिए ये कर लूँ तो ये बेहतर होगा। आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक होगी, ये प्लान ठीक होगा या नहीं होगा? तो ये हम करते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि बेरा जो है वो एक पेशावरी चप्पल का इनिशियली आपने ब्रांड सोचा था, ऑब्वियसली सोचा होगा कि और भी चीजें बीच में लाएंगे, लेकिन इनिशियली यू स्टार्टेड ऑफ विद पेशावरी चप्पल। बिल्कुल पेशावरी चप्पल जो है, अगर आप मार्केट में या अभी तक एग्जिस्टिंग जो लोगों का माइंडसेट है वो ये है कि 80% लोग क्या करते हैं, या 80 भी 90% लोग क्या करते हैं कि यार जिसने अच्छे दिमाग में होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं, तो कहते हैं जुनेद जमशेद चला जाऊं या मैं वेन रनर का ले लूं, तो पेशावरी चप्पल में ऐसा का ले लूंगा तो डॉन कार्लोस का, तो मुझे कंफर्टेबली मिल जाएगा, अच्छा भी होगा और रेडिली अवेलेबल है तो मैं जाके ले लूंगा। जो लोग जिस तरह हम लोग हैं ट्रेडिशनल उसके अथॉरिटी, तो हम कहते हैं यार 4,000 चप्पल है तो जाके हम लोग को ये शहर में बड़ी सस्ती भी मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। और ये आपको ही पता है, यू ग्रोन अप इन दिस प्लेस, और आपको पता है कि रोज पेशावरी चप्पल बिल्कुल है पहने आपने। जी। तो हाउ डिफिकल्ट डू यू थिंक कि ये था कि ये एक माइंडसेट चेंज करना लोगों का, कि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो साइजेस का, क्योंकि पेशावरी चप्पल में बड़ा मसला जो होता है साइजेस का होता है कि स्टैंडर्ड साइज नहीं मिलता। आपका जी अगर पाँव का साइज 8 है जनरल शूज में पहनते हो और आप मार्केट में जाते हो तो हो सकता है वो आपको 10 अपने साइज में देंगे, तो वो आपका हमेशा कंफ्यूजन भी फैली होती है। तो एक इतनी बड़ी मार्केट जो कि पहले से चल रही है, ट्रेडिशनल काम चल रहा है, और जहाँ पे रेट्स जो है वो आपसे 10 गुना सस्ते मिल रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल 1000 से लेके या 800 से लेके चपली आपको 4000 5000 की मिल जाती है, डिफरेंट बिल्कुल उसमें। तो जी आप ये कर रहे हो कि आप पेशावरी चप्पल बना रहे हो जो कि एक एक्सक्लूसिव, एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, सस्ता नहीं है। जी आपने एक वो भी बनाया और फिर उसके बाद उसको सिर्फ ऑनलाइन सेल्स पे आप लेके गए, फोकस आपका ऑनलाइन सेल्स था। तो वो कैसे आपको लगता है कि आपने दोनों चीजों को बैलेंस कैसे, वो परफेक्ट बैलेंस कैसे आपने हिट किया जिसके अंदर आप लोगों ने इन दोनों चीजों को लेके चले गए, जिसमें आप एग्जिस्टिंग मार्केट को भी वो कर रहे थे, हिट कर रहे थे, और फिर आप ऑनलाइन के ऊपर ही फोकस किया, वो कैसे किया आपने, और व्हाई वाज इट ऑनलाइन ओनली, स्टोर्स में क्यों नहीं गए? ठीक है। अच्छा मैं ये बताता हूँ आपको। ये दो क्वेश्चन हैं बेसिकली कि हम जो पेशावरी चप्पल है मैक्सिमम आपको 4 से 5 हज़ार रुपए तक सबसे अच्छी क्वालिटी मार्केट में मिल जाती है, जबकि पेरा की प्राइसिंग 7,500 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि हम जिस मार्केट सेगमेंटेशन के लिए बना रहे थे उसके ऊपर हमने रिसर्च की हुई थी। हमने अपना जो हमारा कस्टमर है जो जिसको हम बेचना चाह रहे थे उसके लिए हमने प्रॉपर वर्किंग की थी। हम जो है वो अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास को बेचते हैं। अब इशू ये था कि अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास, ठीक है, पहली बात उसकी ये थी कि उसके पास टाइम नहीं होता था कि वो बाजार जाए, राइट। दूसरा ये होता है कि वो इस बाजार में नहीं जाना चाहता था, वो जाएगा यूनिवर्सिटी रोड लेकिन वो नमक मंडी नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगता था कि यार हम कैसे जाएं, क्या करें। तो हमने ये किया कि यार हम इनके लिए कोई एक ऐसी फैसिलिटी बनाएं ताकि जब भी इनके पास टाइम हो, थ्रू देयर मोबाइल्स लैपटॉप्स जो भी इनके पास अवेलेबल डिवाइस है उसके थ्रू हमें ये ऑर्डर कर दें और हम इनके घर तक या इनके ऑफिस तक इनको पहुंचा दें, इनको फैसिलिटेट कर दें, रादर कि ये अपना टाइम निकालें और जाएं और जाके अपना जूता खरीदें। उसके लिए हमने ये किया था कि हमने पूरे पाकिस्तान से 120 लोगों को इंटरव्यू किया था कि यार आपको पेशावरी चप्पल अच्छी लगती है? जी हाँ अच्छी लगती है। तो आपने पेशावरी चप्पल नहीं पहनी हुई, आपने जो है तो कोई और ब्रांड पहना हुआ है, हश पपी पहना हुआ है, आपने जो है गुची पहना हुआ है, आपने किसी और बड़े ब्रांड का पहना हुआ है, लेकिन आपने पेशावरी चप्पल नहीं पहना हुआ। तीन जो थे वो कॉमन क्वेश्चन आए थे जो जिसके ऊपर एतराज था हमेशा। पहला आपने बताया कि फिटिंग नहीं होती थी,
साइजेस का बहुत बड़ा इशू था कि स्टैंडर्ड साइजेस में पेशावरी चप्पल में आप स्टैंडर्ड साइजेस बना ही नहीं सकते। फिटिंग का इशू था। दूसरा जो बड़ा इशू था वो ये था कि वो जो मटेरियल यूज करते थे वो मटेरियल बड़ा कमजोर किस्म का होता था। लाइक उसके ऊपर जो अपर का लेदर है वो तो टॉप क्लास का होता था, लेकिन इनसाइड जो वो लगाते थे वो या तो रेक्सिन लगा लेते थे या कोई और बड़ा चीप किस्म का स्टफ लगा देते थे। एंड देन उसके नीचे जो सोल होता था वो सोल इतना हार्ड होता था कि आप जब पाँव उसके ऊपर रखते थे तो वो बड़ा आपको तंग करता था। तो उसके जो मटेरियल था उसको हमने सेट किया। एंड देन जो तीसरी चीज थी वो कंफर्ट थी कि आपको पेशावरी चप्पल जो है वो बहुत अच्छा लगता था, मार्केट से अच्छा चप्पल भी मिल जाता था, बट उसका अगर आप बकल सिर्फ देख लें तो बकल इतना बेकार क्वालिटी का होता था, इतना हल्का होता था कि वो आपके हाथ को जख्मी करता था या आपके पाँव को जख्मी करता था। तो वो मैक्सिमम लोग जो थे वो उसको इसलिए अवॉइड करते थे कि यार ये इसके मटेरियल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। एंड देन फिर उसके अंदर वो कंफर्ट नहीं था। तो हम जब ये तीन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया कि यार इसकी फिटिंग स्टैंडर्ड की कर दें, इसका मटेरियल जो है वो ए ग्रेड मटेरियल यूज़ करें, एंड जो उसका कंफर्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनका कंफर्ट होता है तो उसके अंदर। तो इन तीनों चीज़ों को हमने फिक्स किया एंड देन हमने उठा के इसको ई कॉमर्स के ऊपर डाल दिया और उसके तो जहांगीर, हाथ आपने तक नीश पहुंचा को दिया। टारगेट करने का रीजन क्या था? व्हाई डिड यू वांट टू गो विद दिस नीश के जिसमें सिर्फ एलीट क्लास और अपर मिडिल क्लास को आप टारगेट कर रहे थे? ये तो एक तरह से देखा जाए तो चंक भी बहुत छोटा हो जाता है, यू बहुत डोंट छोटा हैव था। अ लॉट ऑफ, बिल्कुल। तो उनको ही सिर्फ टारगेट करना, उनको ही बेचना, और फिर अपनी मार्केटिंग भी ऐसे करना कि सिर्फ ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जो कि आपके ये प्रोडक्ट खरीदे। बिकॉज अगर आप इसमें टारगेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई तो आपके स्टोर या आपके पेज पे आके उन्हें लिखना यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो मुझे इधर से ही मिल सकता है, इससे इतना सस्ता, ये तो बहुत फजूल है, ये आप लोग पागल हो गए हैं, इस तरह की बातें। तो हाउ डू यू मैनेज के लोग आप वैसे ही टारगेट कैसे करते रहे हो? और व्हाई वाज दिस निश? आपने ये क्यों नहीं किया कि आप मे बी 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में कहते कि 2000 की चपली, 4000 की चपली और फिर एक्सक्लूसिव चपली 7000 रुपए की? तो बेरा को आपने सिर्फ एक एक्सक्लूसिव ब्रांड क्यों बनाया? वो क्यों नहीं किया कि आपने सबके लिए बना दें कि जिसने जिस तरह की जो अफोर्ड कर सकता है वैसी चपली ले ले, लेकिन उसको एक्सपीरियंस बेरा का मिले? ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने? उसकी जो वजह थी ना फरहाद, जो सबसे बड़ी वजह थी कि हम ये चाह रहे थे कि हम एक प्रीमियम ब्रांड बनाए पाकिस्तान का जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। नीश मार्केट में इसलिए गए कि नीश मार्केट को चाहिए था, डिमांड थी उसकी, बट उसके पास अवेलेबल प्रोडक्ट नहीं था। जिस तरह आप बात करें कि 2000 3000 ये इस क्वालिटी की चप्पल जो है वो बाजार में अवेलेबल थी ऑलरेडी। तो हम उस मार्केट को नहीं छेड़ना चाह रहे थे जहाँ पे हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हम उस मार्केट की तरफ गए जहाँ पे कंपटीशन था ही नहीं, जहाँ पे अभी तक नहीं है। अगर हम इस वक्त जो कंपेटिटर की बात करते हैं तो हमारा जो मेजर कंपेटिटर है वो जुनैद जमशेद है। और वो इसलिए नहीं है कि वो अच्छी चप्पल बनाता है, वो इसलिए है कि उसके पास रिसोर्स है और उसके पास इतना फंड है कि अगर उसको ये भनक पड़ गई कि यार उसने प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना है तो विद इन डेज वो हमारे हमारे हमसे अच्छा प्रोडक्ट बना के निकाल देगा। इस वक्त जो जो जुनैद जमशेद बना रहा है वो बेसिकली मिडिल क्लास के लिए बना रहा है। उसकी मैक्सिमम जो जूती होती है वो 3500 तक होती है, उससे नीचे होती है 1800 स्टार्ट होती है, 3500 तक उनकी प्रोडक्ट जाती है। हम ये कर रहे थे कि हमने जो इंटरव्यूज किया था 120 लोगों को, वो सारे इलीट क्लास थे, उनको चाहिए था लेकिन उनके लिए मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट ही नहीं था। सो वो हमारी अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छा यार ये जो 120 लोग हैं अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है इसका जो सर्कल है। फिर हमने पाकिस्तान का कुछ डेटा उठाया कि यार 13% ऑफ द पाकिस्तान जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट के पीछे फिरता है, उसको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए होता है। अब 13% में हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 1% अपना कस्टमर टारगेट करते हैं कि यार 12% जो लोग हैं वो शू पहनते होंगे, मतलब बूट्स पहनते होंगे, स्निकर्स पहनते होंगे, डिफरेंट कुछ पहनते होंगे, लेकिन 1% जो है, जो टोटल पॉपुलेशन का 1% है, इसका मतलब है उसको पेशावरी चप्पल चाहिए और वो बाजार की पेशावरी चप्पल कभी नहीं पहनता और ना ही वो पहनेगा। अगर उसको ये एक्सपीरियंस दिया जाए कि मैं आपको बड़े जो इंटरनेशनल ब्रांड है उस लेवल का एक प्रोडक्ट देता हूं तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेंगे, जो कि हमारे साथ वो हुआ। हमने उस प्रोडक्ट को उस लेवल का बनाया जो उसको चाहिए था। उसकी पैकेजिंग, पेशावरी चप्पल में आपने पैकेजिंग कभी नहीं देखी होगी, आपने बिल्कुल। जितने भी आप मेरे घर में जो सुन रहे हैं किसी ने भी पैकिंग नहीं देखी होगी। फर्स्ट टाइम हमने उसकी जो पैकेजिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग बनाई। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कस्टमर का जो होता है वो आपका पैकेजिंग के साथ होता है। तो फिर जो प्रीमियम कस्टमर है वो तो डेफिनेटली उस चीज़ को देखता है कि यार मुझे एक प्रोडक्ट आया है तो वो किस तरह की पैकिंग में आया, वो एक सिर्फ किसी ब्लैक शॉपर में आया है या एक प्रॉपर बॉक्स में डस्ट बैग, उसके अंदर कैटलॉग पड़ा है, उसके अंदर रैपर लगा हुआ है, उसके अंदर थैंक यू नोट पड़ा हुआ है। जब उसको वो एक्सपीरियंस मिलता था तो उसको ने कहा कि हाँ डेफिनेटली मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था, और एंड पे वो प्रोडक्ट भी उस क्वालिटी का था कि जो उसको चाहिए था।
तो जहांगीर, डे 1 से आपको सेल्स नहीं मिली होंगी, डे 2 पे भी नहीं, पहले महीने में भी इतनी सेल्स नहीं हुई होंगी जिसमें आप कहो कि यार ओवरवेलम हो गए कि जी क्या चीज बना दी है मेरी, तो अब ये सोना बन गया, ऐसे नहीं होगा। ये आपको बहुत टाइम लगा होगा जिसके अंदर आपने पहली 100 सेल्स की होंगी। जब वो पहली 100 सेल्स तक टाइम गुजरा या पहली 200 सेल्स तक, उसके दरमियान में आपके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि यार ये गलत कुछ कर लिया हम लोगों ने, ये चीज नहीं बिकने लगी, गलत हमारी स्ट्रैटेजी है, शायद स्ट्रैटेजी बदलानी पड़े या स्टार्टअप बंद करना पड़े, ऐसा कोई पॉइंट आपको उसमें आया हो जिसके अंदर आपने कहा कि यार बस आई थिंक ये गलत हो गया हमसे, इसको हमें कुछ और करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा मोटिवेटर था बीच में या मोटिवेशनल फैक्ट था जिसको आप लगता है कि नहीं यार कुछ होगा जिसमें हम लोग ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कोई पॉइंट आया आपकी लाइफ में अभी तक? ये फरहाद मेरे ख्याल में 3-4 दफ़ा हमें ये पॉइंट आया था कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं। मोटिवेशन जो थी वो हम खुद ही थे कि यार ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रांड नहीं है, इस तरह का कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने ये बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें बनाना है। जहाँ तक सेल्स की बात है तो हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि यार 100 सेल्स नहीं, मेरी पहली सेल्स हो जाए जिसके लिए मुझे कस्टमर पे करे, और फिर मैं उससे पूछूं कि यार आपने मुझे इतने प्राइस दिया है तो इज इट वर्थ इट, कि ये जो आपने पेमेंट की है ये आपके लिए ठीक थी, आप इसको आपको अच्छी लगी कि यार ये इतनी पेमेंट मैंने की है और ये प्रोडक्ट हाँ बिल्कुल इस प्राइस का है। वो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग था। हमने उससे पहले टेस्ट में कुछ लोगों को दिए, लेकिन वो चूंकि फ्री थे तो उनको लगता था हाँ यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, ये है वो है। वो जो जेन्युइन हमें जो फीडबैक चाहिए था वो नहीं मिलता था, तो हम वेट कर रहे थे कि यार हमें पहला कस्टमर कब आएगा। तो हमारा पहला कस्टमर जो है वो अभी भी हमें याद है, हमें पिछले कुछ दिनों में हमने उनको एक अपनी तरफ से मफलर भी गिफ्ट किया है। वो जोंग में होते थे, जोंग के मार्केटिंग हेड थे, उनका नाम था, क्या नाम है उनका, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका नाम था। उन्होंने पहला ऑर्डर किया था, और पहला ऑर्डर उन्होंने कब किया था, जैसे ही हमने लॉन्च किया था तो उसकी रात उन्होंने ऑर्डर किया था, और सुबह हम बड़े एक्साइटेड थे कि यार ये ऑर्डर आया है, और ऑर्डर कहाँ से आया है, इस बंदे की प्रोफाइल देखते हैं। जब हमने उनको जाके देखा तो वो जोंग के हेडक्वार्टर में बैठते थे और उनके मार्केटिंग के कोई हेड थे। और जब उनको हमने ये देखा, फिर जाके उनका मोबाइल नंबर हमने देखा, तो हमने कहा कि यार ये बंदा तो शायद हमारा फ़ोन उठाएगा भी या नहीं उठाएगा, कि उनसे हम कंफर्मेशन कर लें कि ऑर्डर आपने बुक किया तो ये कंफर्म है, भेज दें या ना भेजें। और वही हुआ, हमने कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, क्योंकि उन्होंने नहीं उठाना था कि यार ये कौन है, उनको नहीं पता। बहरहाल हमने अपना प्रोडक्ट पैक किया और उनको भेज दिया। जब प्रोडक्ट उनको मिला तो उनकी तरफ से हमें कॉल आई कि यार मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, और प्रोडक्ट हमने मेरे ऑफिस में मुझे मिला हुआ है, और हम अपना काम छोड़ के 8-10 बंदे जो मेरी टीम के हैं वो सारे इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं कि यार ये ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। वहां से हमें लगा कि हाँ जो हम चाह रहे थे, मार्केट का जो जो पेन पॉइंट था, जो जहाँ पे उनको वो तकलीफ थी, उनको ये चीज़ चाहिए थी, तो ये है वो प्रोडक्ट। फिर साथ में वो फीडबैक आता रहा कि यार इसमें ये कर लें, इसमें ये कर लें, इसमें ये कर लें। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जब मार्केट सेगमेंटेशन, आपकी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी गलत होती है, आप थोड़ा सा गलत कहीं पे अपने आप को पिच करते हैं, तो लोग आके लिखना शुरू कर देते हैं कि यार ये है वो है, जो कि हमारा एक नेगेटिव क्वेश्चन है जो कि हमेशा होता है, और वो है कि आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, अब बहुत एक्सपेंसिव हो। उनको हम जवाब भी नहीं देते कि यार आपको हम क्या कहें, आपको जिसको हम बेच रहे हैं। रिसेंटली अभी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ईद के बाद की स्टोरी है। पेशावर में एक खातून है, उन्होंने हमसे एक चप्पल मंगवाई। जब उनको वो चप्पल मिली, उन्होंने मेल चप्पल उन्होंने मंगवाई, भाई के लिए खरीदी थी, अब्बू के लिए, जिनके लिए भी खरीदी थी वी डोंट नो। उनको मिली, उन्होंने वहां से कॉल की कि यार आप इस तरह करो कि आप मुझे 6 पेयर्स और भेज दो। तो हमने कहा कि क्या मतलब 6 पेयर, ये दुकान खोल रही है, क्या कर रही है। वो 6 पेयर उनको गए, और वो 6 पेयर उन्होंने इस्लामाबाद भेजे। इस्लामाबाद जब भेजे उनको मिले, फिर उनकी 3-4 दिन बाद फिर कॉल आ गई कि यार मुझे 10 पेयर्स और चाहिए। तो फिर मैंने उनको कॉल की कि मतलब आपको, आपकी कोई फैमिली में कोई शादी वगैरह है, कोई इवेंट है, क्या है, आप क्यों मतलब इसलिए अपने 17 पेयर्स अभी तक खरीद लिए, क्या इसकी वजह क्या है। उनका जो आंसर था वो बड़ा मज़े का था, और हमारे लिए वो वही मोटिवेशन थी। उन्होंने कहा कि यार हमें इस किस्म का, इस लेवल का प्रोडक्ट चाहिए था जो कि हमें मार्केट से नहीं मिल रहा था। जब आपका पहला प्रोडक्ट हमने खरीदा तो हमें लगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है जो कि मैं अपनी पूरी फैमिली को भी गिफ्ट कर सकती हूँ, और ये मेरी फैमिली पहनेगी, डेफिनेटली ये पहनेगी। तो मैंने कहा कि फिर अभी इसमें क्या आपका क्या एक्सपीरियंस, कहते हैं वो जूता मैंने जो 6 भेजे थे वो मैंने इस्लामाबाद में अपने कजन्स और उनको सबको गिफ्ट किया था, और ये जो 10 हैं वो फिर उनके जो कजन और उनके दोस्त हैं उन्होंने अपने लिए ख़रीदे हैं।
ठीक है। अच्छा। अब ये बंदी या ये जो 16 पेयर गए हैं, ये कभी भी मेरी सोशल मीडिया पे आके नहीं लिखेंगे कि यार ये एक्सपेंसिव है, ये यूं है, ये वो है। वो जब भी आएगा वो कहेगा कि हाँ यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था और मैं ये प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा था और वो प्रोडक्ट उनको मिल गया, और वो अच्छा, इसके अल्हम्दुलिल्लाह बीच में सारे जहांगीर खुश हैं। हमसे वो क्वेश्चन मिस रह गया आपसे मैं पूछना, वो जो था कि ऑनलाइन का क्या मोटिवेशन थी कि सिर्फ ऑनलाइन बेचना है शुरू में, बाद में एंड आई नो कि आपने फिर ये किया था कि आपने अपने फिर भी स्टोर नहीं खोला, आपने कुछ एग्जिस्टिंग सेल्फ स्टोर्स के स्टोर अंदर में। रखवा दिए, लेकिन आपने अपने कभी नहीं रखे। तो इसकी रीजन क्या थी कि ऑनलाइन रखना है सिर्फ इसको? बिकॉज एवरीवन वांट्स कि वो फील करे उसको, मैं जूता लूंगा तो मैं पहन के देखना चाहूंगा मेरे पाँव में साइज कितना अच्छा है, मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ। ऑनलाइन में परचेजेस इसलिए नहीं करता कि चीज शायद वो छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए और मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, फिर वापस नहीं होगी। तो वो आपने क्या सोच के इसको ऑनलाइन रखा अच्छा, प्रोडक्ट? फरहाद, जो ऑनलाइन का हमने रखा था उसकी दो बड़ी वजूहत थी। रीज़न नंबर वन ये था कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम जाके अपना एक स्टोर खोलें, ठीक है। रीज़न नंबर टू ये था कि लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे थे, ई कॉमर्स का एक ट्रेंड बन रहा था, तो हम ये चाह रहे थे कि हम ई कॉमर्स ट्रेंड में अपना एक चंक बनाएं, एक जगह बनाएं, जो कि उस वक्त फैक्ट आ रहा था कि 2020 में $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, जो कि फिर 2019 2019 में ही हिट हो गया था। हिट हो गया था। उस वक्त हमें पोटेंशियल नजर आया था कि रादर यार हम जो है इसके पीछे लगे रहें और इन्वेस्टर्स को मिन्नतें करें कि यार हमने एक स्टोर खोलना है, उसके लिए हमें इतने फंड्स चाहिए। तो हमारे पास, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि हज़ारों हज़ारों रुपए में जो है आप अपना ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं, रादर के लाखों रुपए में आप जाके अपना एक फिजिकल स्टोर्स बनाएं। तो वो हमने किया। फिर उसके बाद जो था कि अगर नीश प्रोडक्ट है, नीश मार्केट है, उस बंदे को किस किस्म का एड जो है वो सामने आएगा तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा। उसकी ब्रांडिंग जो थी वो एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट था कि यार हमारे जो कस्टमर है उसको किस किस्म की चीज़ अच्छी लगती है, उसको पोस्ट किस किस्म की अच्छी पोस्ट लगती है, उसको वो मल्टी कलर वाले और पता नहीं वो क्या कहते हैं घोड़े पे आके आ रहा है और पता नहीं कहीं पे वो पानी में भाग रहा है और कहीं पे वो दरख्तों के पास खड़ा हुआ है, वो वाली अच्छी लगती है, या उसको एक बिल्कुल प्रीमियम किस्म का एक एड सामने है जिसके ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट पड़ा हो और एक लाइन में पंच लाइन उसके साथ लिखी हो कि यार ये प्रोडक्ट है और उसके अंदर ये है, और बिल्कुल। सो आपका डिस्क्रिप्शन मैं देखते हो बड़ा मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन होता है, आप लोग उसको मिनिमलिस्ट। बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, कलर्स नहीं यूज करते हो, बिल्कुल एप्पल की तरह की एक फील आती है उससे। एग्जैक्टली। तो इससे मेरे वो जो ख्याल से था आपने वो नाम भी आपका बेरा इसी वजह से शायद मिलता जुलता भी है, एप्पल और बेरा। आपने का नाम भी थोड़ा सा उससे वो ले लेंगे इंस्पिरेशन, और साथ डिजाइन में भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लेते हैं। यार वो एप्पल हमारी है इंस्पिरेशन, हमारी जो है वो दो है। एक हमारी एप्पल जो है वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, उसके बाद हमारी मार्कोर जो है वो हमारी बड़ी इंस्पिरेशन है कि यार बिल्कुल। मार्कोर ने जिस तरह काम किया, अमेजिंग, दे आर वंडरफुल। उन्होंने जिस तरह काम किया तो हमें लगा कि हाँ यार ये पाकिस्तान से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो सकता, इनके साथ थोड़ी सी मेहनत की जाए हो सकता है। तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। और एप्पल इसलिए इंस्पिरेशन है कि एप्पल कौन यूज़ करता है, जो एप्पल यूज करता है एक्चुअली वो मेरा कस्टमर है। मैं उस बंदे के पीछे भाग रहा होता हूँ क्योंकि उसको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मिनिमलिस्टिक हो लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अमेजिंग हो। तो हम उसी की तरफ गए कि यार उसको मिनिमलिस्टिक डिजाइन और अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ चाहिए, जो कि हमने उनके लिए क्रिएट किया। सो जहांगीर, आपको मेन जो बुलाने का मकसद था ना, मेरे कुछ स्टार्टअप्स थे जो कहते हैं कि हमें ऐसा स्टार्टअप से मिलवाएं जो कि प्रोडक्शन, जिनकी कोई प्रोडक्ट हो जो प्रोडक्शन कर रहे हो। तो अब लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रोडक्शन। तो आपका मैं क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि डे वन में जिससे आपने प्रोडक्शन कराई, क्या वही टीम अभी तक आपकी प्रोडक्शन कर रही है, या आप लोगों ने उसको चेंज किया? पहले प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, फिर किसी और से बनवाया, फिर चेक किया, पसंद नहीं तो कोई और कर लिया, फिर जिससे काम कर रहे थे, फिर विद टाइम जिस तरह होता है कि अक्सर होता है कि आप प्रोडक्शन में जिससे काम कर रहे हो तो बंदा आपसे काम सही नहीं कर सकता, आप फिर चेंज कर लेते हो। तो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और क्या शुरू से आपकी अपनी प्रोडक्शन थी या आप लोग आउटसोर्स कर रहे थे, और आउटसोर्सिंग का मॉडल आपको बेहतर लगता है या फिर अपनी पूरी टीम हो जिसको आप खुद से महीने के पैसे भी दे रहे हो? वो एक बर्डन भी कुछ लोग कहते हैं उसको कि अपना बर्डन होता है, लेकिन आपका मॉडल जो है वो क्या है? आप लोग आउटसोर्स मॉडल पे चल रहे हो या अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो, पार्शियली कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आप लोग का ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस कैसे रहा है और किस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्शन को अभी तक मैनेज किया है? ठीक है। अच्छा फरहाद, ऐसा था कि जब dealskpk.com था तो उस वक्त हम आउटसोर्स कर रहे थे, मार्केट से चीज़ें उठाते थे और हम उसको टेस्ट कर रहे थे कि यार ये जो आर्टिजन है, जो कारीगर है, वो किस तरह प्रोडक्शन करता है और उसके क्या मसले मसाइल होते हैं, उस चीज़ को हमने समझना था। फिर जब हम बेरा पे आए तो बेरा के लिए हमने 18 बंदे अपने बिठाए, जिसमें 14 बंदे स्ट्रेट अवे भाग गए कि यार नहीं, इस तरह का काम नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं, जितनी डिटेल में आप काम कर रहे हैं हम तो नहीं कर सकते, हम तो रैंडम काम करते हैं, जो भी आता है उसको बना के दे देते हैं। अगर उसके ऊपर दाग लग जाता है, उसके ऊपर कहीं पे स्टिच गलत लग जाता है, कहीं पे उसके साथ कोई और काम हो जाता है,
मार्केट वो एक्सेप्ट कर लेती है, हमें वापस नहीं आता, हमें रिटर्न उसमें नहीं होता, हमें दोबारा उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ता। ये बड़ा इशू था, तो वो उसे तंग हो रहे थे। उनको समझ आ रही थी कि यार ये जो मैं इनके लिए बेरा के लिए अगर एक जूता बनाता हूँ तो मैं मार्केट के लिए 5 जूते बनाता हूँ दिन के, तो ये क्या मुझे उतना पे करेंगे? अगर हमने उनसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आपको 5 जूतों के हिसाब से पेमेंट करेंगे, जिसमें सपोज आप एक जूते के लिए 200 रुपये आपको जो उसकी मजदूरी है मिलती है, तो अब 5 बनाते हैं आपको 1000 रुपये मिलता है, तो मैं आपको एक जूते के लिए 1000 रुपये दूंगा, बट आपने बनाना मेरी क्वालिटी का है। एक्सेप्ट शुरू में इनको बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं तो 5 जूते बनाना था, अब तो मुझे एक जूता बनाना पड़ेगा और मुझे तो पैसे उतने मिलेंगे। जब हमने उनसे कहा कि यार पैसे हम आपको आपकी डिमांड के दे रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट हमारी डिमांड का होगा, फिर जो है उनको समझ आई कि यार अच्छा ये तो इतना मुश्किल काम है, ये नहीं होता ये। फिर उसमें 14 लोग जो है वो स्ट्रेट अवे चले गए कि यार हम नहीं कर सकते। 4 लोग जो थे, जो कि आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं के साथ हमने स्टार्ट किया। और शुरू में जब पहली सेल आई, फिर उसी के रेफरेंस से और सेल्स आई, सेल्स बढ़ना शुरू हुई, तो फिर इतना हुआ कि हमारे पास जो है वो डिमांड कम हो गई, हम उसको फुलफिल ही नहीं कर सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आना शुरू हो गई कि यार अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, और इसके ऊपर अगर अच्छा काम किया जाए तो उसके अच्छे पैसे भी मिलते हैं। लोगों को समझ आना शुरू हो गई। फिर अभी रिसेंटली वी आर अगेन वेरी थैंकफुल टू NIC के आप ही के रेफरेंस से हमें फयाज साहब जो मिले थे, स्विस NGO, जिन्होंने हमें 20 बंदे ट्रेन करके दिए हैं, आपको याद हो। तो ये हमारी NIC से ही कोलैबोरेशन हुई थी एक स्विस NGO के साथ, जिन्होंने हमें ये ऑफर किया था कि हम आपको जो है कुछ बंदे ट्रेन करके दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसकी ट्रेनिंग का जितना खर्चा होगा वो हम पे करेंगे, और वो बंदे जो है आपके लिए काम करेंगे। तो 20 बंदे हमने उनसे प्रॉपर्ली ट्रेन करवाए, उसकी सारी फंडिंग सब कुछ उन्होंने की। अब जाके हम जो है वो थोड़े से इस काबिल हुए हैं कि यार अब लोगों को भी समझ आ रही है। अब आए रोज़ हमारे पास कारीगर आ जाते हैं कि जी हमने आपके साथ काम करना है, और हमने कहते हैं कि यार बेरा जिस तरह काम करता है तो इस तरह काम करना चाहिए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था प्रोडक्शन में कि आप किस तरह करते हैं। फिर ये जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आया अपनी प्रोडक्शन या आउटसोर्स, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे, आप क्या कर रहे हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड, देन यू हैव टू गो फॉर योर ओन प्रोडक्शन, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करना, डिलीवरी टाइम को मैनेज करना, उसके मटेरियल्स को खरीदना, ये सारी चीज़ें आपको करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। वो हमारी मजबूरी थी। जब तक हम dealskpk.com पे थे उस वक्त तक वो जो था आउटसोर्स पे था, प्रोडक्ट जो भी आता था उसको हम कर लेते थे, वो कोई इशू नहीं था, हम उसके साथ चल रहे थे। बट जब हमने बेरा पे आए तो फिर हमारा जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं अब इसके बाद जो है वो नहीं होगा, तो फिर हम अपनी प्रोडक्शन की तरफ चले गए। सो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनिशियली आपने कहा कि आप लोगों को हजारों रुपए के अंदर ही आप लोगों ने वेबसाइट भी मतलब बन जाती है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी होती है, आप साथ साथ थोड़ा अपनी मर्जी के थोड़े थोड़े पैसे लगा के आप लोग एडवर्टाइज भी करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट सेल्स शुरू होती है। मुझे अगर मैं आपसे वैसे एक फिगर पूछूं कि आपने अगर बिजनेस शुरू किया था तो कितने पैसे जेब में थे जब शुरू किया था? आपने कितने पैसे स्टार्ट किए जो शुरू में आपके कुछ चप्पल बिजनेस शुरू किया, कितने थे जेब में जो बाद में ऑब्वियसली ज्यादा डालते रहोगे साथ साथ, लेकिन शुरू में बस कितने पैसे चलो शुरू करते काम? मेरे ख्याल में ये जितने भी जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं, शायद इन्होंने आप इनको पता हो या ना हो, BBC की जो इंटरव्यू आई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन आंसर किया था कि हमारे पास टोटल 2000 रुपए थे, जिसपे एक्सपीरियंस ये था कि राशिद जो था वो टेक का बंदा था, तो हमने 1800 रुपए की डोमेन खरीदी dealskpk.com, और उसके ऊपर खुद वेबसाइट बनाई। टेक्निकली राशिद को पता था, उसने खुद बना ली, और फिर हमने जो है उसके ऊपर जब वेबसाइट बनाई तो फिर मार्केट में चले गए और उनसे जो है बड़ी मिन्नतों से और बड़ी उससे जो है 2-4 डिज़ाइन खरीदे जो कि 500-600 रुपए के थे, और उसको हमने फिर फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज किया, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक थ्रो की, और वहाँ से फिर जब सेल्स जनरेट होना शुरू हुई तो फिर मार्केट को भी ट्रस्ट हो गया। dealskpk में मैं आपको ये बताऊं कि हमारा एक एक वेंडर जो है उसने तकरीबन हमें 4 to 5 मिलियन का प्रोडक्ट हमने उनसे एक एक सीजन में खरीदा, जो कि वो पूरे सीजन में अपनी शॉप पे कभी नहीं बेच सके थे। और हमने एक एक बंदे से 40-40, 50-50 लाख रुपए का माल उठाया, क्रेडिट पे बेचा, और बेचने के बाद उनको उनकी पेमेंट हमने की। तो वो ट्रस्ट डेवलप हो गया था, वो हमें भी समझ आ गई थी कि यार ये चीज़ काम करती है, और मार्केट को भी ये समझ आ गई थी कि यार ये लड़के जो काम कर रहे हैं दे कैन डिलीवर। तो वो एक था जिसके लिए पैशन बहुत जरूरी था। एक सो ये जो लोग कहते हैं कि पैसे आएंगे और फिर बिजनेस करेंगे, तो वो फिर आप भी कहोगे उसको कि वैलिडेट आप नहीं करते इस चीज को कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी?
मैं कभी नहीं करूँगा। मैं कल गया था, मैं और राशिद कल लाहौर गए थे, हमारी एक कंपनी के साथ मीटिंग थी जिसको हम अपनी पूरी मार्केटिंग जो है वो उनके साथ हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, साची एंड साची, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके साथ हम बैठे और पिछले हमारे तकरीबन कोई 2-3 महीनों के साथ से उनके साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। फाइनली कल जाके हमने उनके साथ फाइनल सारी चीज़ें कर ली। साची एंड साची की जो प्रोफाइल है वो उसके टोटल जो है वो पूरी दुनिया में 48 क्लाइंट्स हैं, जिसमें आई वर्क फॉर पीएनजी। साचिन साची, मैं साचिन साची हाँ में काम कर सकूं हाँ बिल्कुल। तो गैस के आपको लिए। आइडिया होगा कि साची जो है किस तरह का काम करता है। तो हम उसकी तरफ गए, उनके साथ बैठे, और कल हमने उनको एक बार बार एक क्वेश्चन पेपर हम उसको फोर्स कर रहे थे कि यार आप हमें हमें बता दें कि आप हमें कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने नहीं बताया। उनका एक्सप्रेशन ये था, जो पाकिस्तान के उनके हेड है इमरान साहब, शायद आप उनको जानते होंगे, इमरान मसूद। और उन्होंने हमें क्या कि यार आप मुझे कितने दे सकते हैं, आप मुझे नहीं पे कर सकते, आप साची को नहीं है, बट हम आपके जो जिस तरह आप जितने दिल से काम कर रहे हैं, आपका जो पैशन है, आप जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं, इस वक्त हम आपको सपोर्ट करते हैं, आगे जाके फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या कर सकते हैं। साची को इस वक्त पेप्सी को वो सिर्फ प्लानिंग करके देता है, जिसके 96 लाख रुपीस पर मंथ साची पेप्सी उनको फी देता है, ठीक है। उनका एक एक क्लाइंट जो उनको सिर्फ प्लानिंग की फी जो है वो 50 लाख 60 लाख रुपए देता है, ठीक है। हम उनके पास गए, हमने उनको कहा कि यार हमने ये करना है और हमने इसको अब प्रीमियम ब्रांड के थ्रू इसमें पूरी दुनिया में इसको लेके जाना है। फिर वो सारी चीज़ें होती रहीं, फिर फवाद खान से बात हुई कि अब हमारा जो है इंशाल्लाह फवाद खान जो है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन के आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। साची को हमने क्यों कन्विंस किया, या हम साची के पास क्यों गए? ना तो हमारे पास साची को अफोर्ड करने के पैसे हैं, और ना साची जो है वो इतने छोटे क्लाइंट के साथ काम करता है। साची ने ये देखा कि यार ये बंदे जो हैं, अगर 2 साल हम इनको सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है तीसरे साल से ये हमें एक प्रीमियम क्लाइंट की तरह पे करना शुरू कर दें, और हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हम इनसे पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। जो काम हमने किया था कि हम मार्केट से जाते थे, 500-600 रुपए का प्रोडक्ट उठाते थे, और उस बंदे को हमने बताया कि यार तुम मुझे 50 लाख रुपए का माल दो, मैं बेच सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक स्ट्रैटेजी थी और ये हमारी सोच थी। जो लोग ये कहते हैं कि यार पैसे आएंगे तो मैं कुछ करूंगा, तो वो इस तरह करें कि अबू को कहें कि कहीं पे सिफारिश करके जॉब करवा लें, तो वो बेहतर हो जाएगा। पैसे बिल्कुल आएंगे काम करूंगा, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, और आपको हमारी जर्नी का भी पता है कि बिल्कुल। हम किस किस फेजेस से गुजरे हैं और किस किस्म के ट्रबल से गुजरे हैं, जो कि इंटरनल हैं, जो कि लोगों को नहीं पता होती, और बड़े अजीब अजीब किस्म की जो जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली। जो अभी रिसेंटली हमारा एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो आपको पता है, वो मतलब सोच भी नहीं सकते कि यार इस तरह का भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जो होती है, मूविंग मूविंग उसी की वैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी तरफ था। मुझे आप ये बताओ कि फंडिंग जो है आपके ख्याल से कौन, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर फंडिंग? बिकॉज कुछ स्टार्टअप्स होते हैं वो कहते हैं हमने प्रोटोटाइप बना लिया अब हम फंड्स ले लेते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं मार्केट में चले गए हम फंड लेते हैं, कुछ होते हैं कि प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए पैसे मांगते हैं। तो आपके ख्याल से प्रोडक्ट राइट का टाइम इज, जो जी इसका जी राइट टाइम है वो ये है कि व्हेन यू आर गेटिंग सेल्स, वो राइट टाइम होता है। उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि एंड ऑफ द डे एवरीथिंग मूविंग अराउंड सेल्स। किसी भी बिजनेस को देख लें, एंड एंड गोल क्या होता है कि सेल्स करनी है, ठीक है। बिल्कुल जब आप एंड पॉइंट पे जाते हैं, जब आप सेल्स जनरेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक पूरे साइकिल से गुजर चुके हैं, आप सेल्स जनरेट कर रहे हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि आपने फंडिंग के लिए जब जाना है, तो फंडिंग के लिए आपने अपने जो भी इन्वेस्टर है उसको क्या कहना है, उसको क्या बताना है, और उसने क्या देखना है। एंड ऑफ द डे जो भी इन्वेस्टर होगा वो सिर्फ यही देख रहा होता है कि यार मैं इस बंदे को 10 रुपए दूंगा तो ये मुझे 11 रुपए करके कैसे देगा। और कितने सिर्फ अरसे में बातों पे देगा? देगा, बिल्कुल प्रोडक्ट पे देगा, या कस्टमर जो इसका खरीद रहा है, जिसने कस्टमर ने खरीदा हुआ है, वो क्या कह रहा है। बिल्कुल जब आप सेल्स बिल्कुल। कर रहे होते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंट होता है कि यार मैं अगर 100 जूतों के लिए फंड रेजिंग कर रहा हूँ तो 100 जूते जो है मैं 2 महीने में बेच सकता हूँ, और उससे कितना प्रॉफिट आएगा, मैं इन्वेस्टर से क्या शेयर कर सकता हूँ, तो मैं उसको कैलकुलेशन दे सकता हूँ। ठीक सो है। राइट और टाइम इज व्हेन यू आर गेटिंग सेल्स। ठीक है, और अभी तक आपने कितने राउंड्स कर लिए फंडिंग के? यार अभी तक जो है हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने 2 राउंड्स किए हैं। ठीक फर्स्ट है। राउंड हमारा जो था वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, कि हम जो फंड्स ले रहे थे वो फंड्स ऐसे थे कि स्टॉक बेस पे लेते थे कि यार इतने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कास्ट है वो आप दे दें, बाकी जो उसकी ऑपरेटिंग कास्ट है वो हम बेयर करते हैं, उसको बेचते हैं, जो प्रॉफिट आएगा हम इतनी परसेंटेज जो है वो आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतना हम रखेंगे। सेकंड बिल्कुल, पे जब इससे हम, फायदा ये हो गया कि आपकी इक्विटी डिसॉल्व नहीं हुई थी, शुरू में लिक्विडेट नहीं हुआ एग्जैक्टली, कुछ भी, आपने हाँ, अपने इक्विटी लिक्विड बुक हमने, ही नहीं।
वो हमने रखी। लेकिन इसकी फिर डाउन साइड भी है ना। देखिए एक तो प्लस पॉइंट ये कि चलो किसी और से पैसे आए, आपने प्रोडक्शन की, बेचे, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कुछ खुद भी रखा और उसको भी दे दिया। लेकिन इसकी फिर डाउन साइड भी है कि आपके ऊपर एक लाइबिलिटी पड़ी रहती है, एक हर वक्त टेंशन होती है कि यार किसी के पैसे हैं, उसको मैंने इसमें से रिटर्न करना और 100% प्रॉफिट मेरा नहीं है। तो एक टेंशन ये भी है, इवन दो ये स्केल करने में बड़ा हेल्प कर सकते हैं एकदम से आपको, ये बट हाँ जी जी। लाइबिलिटी भी एक एंड पे आपकी बढ़ती जाती है साथ साथ। फिर दूसरे एंड पे है इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपने इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी पहले रेस की, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी $1 मिलियन की वैल्यूएशन हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल वो ऐसे ही दोनों है। को आप कैसे कंपेयर करोगे कि दोनों व्हाट हैज वर्कड फॉर यू बेटर, स्टॉक बेस्ड या फिर आपकी इक्विटी बेस्ड? देखो फरहाद, हम शुरू में भी इक्विटी की तरफ जा सकते थे, बट शुरू में दो बड़ी टेंशन्स होती हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत बहुत बड़ा चंक मांग रहा होता है, बिल्कुल जिससे वो अपना होल्ड रखता है, और उसकी जो होल्ड होता है वो ये होता है कि वो ये कहता है कि यार मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे। वो वहाँ पे आपको काम नहीं करने देता। सेकंड जो उसका वो होता है वो ये होता है कि वो आपको हमेशा जो है वो ये बता रहा होता है कि यार आपने कहा था कि 10 सेल्स होंगी तो ये 5 क्यों हुई है। आपको बार बार बग कर रहा होता है, आपको काम नहीं करने देता, आप उससे उसके साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो शुरू में आप हमने जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट ली थी वो हमने हमने भी गलती की थी। हमारी गलती उसमें क्या थी? गलती ये थी कि जो टाइम पीरियड हमने बताया था, हमने 6 महीने के लिए लिया था कि यार हम 6 महीने में इतनी सेल्स कर सकते हैं, जो कि वो सेल्स उस फिगर तक नहीं गई। उसमें डिफरेंट रीजंस फोरकास्टिंग थे। ठीक नहीं थी। जो हाँ जो फॉरकास्टिंग थी वो हमारी ठीक नहीं थी, वो हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हमने मार खाई। बट स्टिल हमने जाके अपने इन्वेस्टर्स को कहा कि जी ये चीज़ें हुई हैं और यहाँ पे हमारी गलती थी, ये हम मानते हैं कि हमारी ये गलती थी, बट अगेन आप हमें इतना मजीद टाइम दे दें, हम आपको इतने पे कर देंगे और इस तरह पे कर देंगे। जो कि मैं ये कहूँगा कि थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने उस बात को समझा। और वो इसलिए समझा कि उनको पता था कि जो हमने टाइम दिया था वो टाइम ठीक नहीं था, बट फॉर आवर लर्निंग कि हम उससे सीखें, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इनको करने दो, इनको खुद जब ये ग्राउंड में धक्के खाएंगे इनको समझ आ जाएगी कि इतना टाइम पे नहीं होता। तो वो किया। फिर उससे हुआ ये कि हमारी इक्विटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हुई। फिर हमने जब सेकंड राउंड में गए और हमने $1 मिलियन जब वो हुई, वैल्यूएशन हुई, तो उस वक्त हमने कितना अपना इक्विटी डाइल्यूट की, वो बहुत छोटा चंक था। और उस वक्त हमारे पास इतने मसल्स थे कि हम इन्वेस्टर को अपनी बात मनवा सकते थे कि अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो आप मुझे सिर्फ पैसे दे रहे हैं, उसके पीछे जो है वो 90% जो मेरा काम है वो मैं ये इस तरह करके आ चुका हूँ और ये मैं कर सकता हूँ और ये हो जाएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं अपनी मर्जी की इक्विटी उनको ऑफर कर रहा था, जिसके ऊपर थोड़ी सी नेगोशिएशन हुई और वो जो है आगे उसको हम लेके गए। सो ये एक ज़रूरी है। अच्छा, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, वो ये कि एक आपके लिए इस पूरी जर्नी के अंदर बिगेस्ट सपोर्ट क्या रही है, जो आपको लगता है कि अगर ये सपोर्ट ना होती, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप कहो कि जी एनआईसी ने बड़ी हेल्प कर दिया, रिवोल्ट ने बहुत हेल्प की, इसके अलावा इट कैन बी सम सिंगल पर्सन, इट कैन बी सम इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी योर को फाउंडर, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी आपकी अगर को फाउंडर आपको अच्छा मिल जाता है तो वो भी बहुत बड़ी नेमत होती है एक तरह से बिजनेस चलाने में। तो आपके लिए सबसे बड़ा जो कैसे कि सपोर्ट थी वो क्या थी, जिसके ऊपर यू कुड बैक ऑन कि ये मसला हो गया तो वो हल हो जाएगा? और सेकंड, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर एनी स्टार्टअप, बी इट incubated at some incubation center or not, उनके लिए आप एडवाइस क्या दोगे कि एक फॉर्मूला जिसको आप कहोगे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ना तो आप सक्सेस लाजमी मिलेगी, तो वो ये दो चीजें क्या आपकी? अच्छा, ये जो सबसे बड़ी जो हमें सपोर्ट थी, वो मैं ये कहूँगा कि मेरे दोस्त थे। आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो आपको किस तरह मोटिवेट रखता है और कितना सपोर्ट करता है वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह सकता हूँ मेरे और राशिद के कुछ ऐसे भी दोस्त थे कि हमें इमरजेंसी में 5,000 रुपये चाहिए होते थे और ये कहते थे कि यार आप इतना बिजनेस कर रहे हो और आपके पास 5,000 रुपये नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने हमें तंज नहीं किया, हमने उनको कहा कि यार 5,000 रुपये इमरजेंसी में चाहिए और उन्होंने भेज दिए कि यार ये लो, इसका कोई छोटा सा काम फंसा होगा जिसकी वजह से ये इसको अगर 5,000 ना मिले तो ये डिस्टर्ब रहेगा, कर तो लेगा लेकिन ये बड़ी मुश्किल से कर लेगा। तो मेरी छोटी सी एफर्ट के साथ इसका अगर काम हो जाता है तो वाई नॉट। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे जितना मेरे फ्रेंड सर्कल था उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट किया। इश्यूज आ जाते थे, हम इतने डिप्रेस होते थे कि यार दोस्तों के पास जाते थे यार आज तुम्हारे घर खाना खाना है और वैसे ही मैं इतनी टेंशन में हूँ, मुझे बताओ क्या हो सकता है। उनको कख की भी समझ नहीं आती थी लेकिन इतना कहते थे कि यार अल्लाह खैर करेगा,
बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी है कि इस साल पे जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा। सेकंड, फिर जब आपके जो मेंटोर्स होते हैं वो आपको किस तरह मोटिवेट रखते हैं, कितना गाइड करते हैं, कितना आपके साथ वो इतना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, किस तरह आपको केस स्टडीज़ बता रहे होते हैं कि यार ये वाला पढ़ लो, ये वाला देख लो, इसके साथ ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था। तो ये एक बिजनेस साइकिल है, ये आपके साथ भी होगा। आप कोई दूसरी मखलूक नहीं है कि आप कोई अलग से जो जिस तरह सोचेंगे और उस तरह हो जाएगा। तो ये बिजनेसेस में होता रहता है। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप तवक्कल तो अल्लाह रहें और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लस था। जहाँ अच्छा, तक वैसे ये मैंने बोल तो दिया आपको कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन बड़ा सख्त आया हुआ है कि आप राशिद के साथ कैसे काम करते हो, लड़ाइयाँ कितनी होती हैं? बिकॉज राशिद नॉर्थ पोल पे होते हैं, आप साउथ पोल पे होते हो। और मैंने एक चीज ये भी देखी है कि एवरी टाइम आई हैव अ डिस्कशन विद यू पीपल, आप लोग उसी वक्त फौरन जवाब नहीं देते हो, उसके बाद कहते हो हाँ हम इस पर बात करके बताएंगे। ये मैंने एक चीज बड़ी पॉजिटिव चीज देखी है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली दोनों का माइंडसेट फर्क है, दोनों का बैकग्राउंड फर्क है। तो एक पॉइंट पे कैसे आते हो दोनों? क्योंकि वो तो राशिद के आगे, अगर मेरा पार्टनर तो मैं तो बोल भी नहीं सकता उसके, मैं खौफ से डर जाता उसके। राशिद किस तरह से मैनेज करते हो राशिद को? ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो है। हमारे ऑफिस में लिटरली ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि बाकी स्टाफ आ जाता है कि यार क्या कर रहे हो, दोनों को फाउंडर होकर लड़ रहे हो। राशिद जो है आपको पता है कि वो हर एक चीज़ के अंदर बैठ के इतना सोचता है और फिर स्टडीज़ और रिसर्च और ये। और मैं जो हूँ, मैं बड़े फास्ट पेस पे काम करने वाला बंदा हूँ कि यार ग्राउंड पे जाओ, उसको फेंको, उसका जो इफेक्ट है उसमें को मेजर करो और चीज़ें आगे लेके चलो। तो जो पार्टनर है वो आपका हमेशा आपके अपोजिट होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर एक जैसा होगा तो आप दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आप कभी दूसरा एंगल देख ही नहीं सकते कि यार इसके बिल्कुल। अंदर क्या होगा। हम हमेशा ये जो है सोच के इसलिए बताते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं, जो कि हमने मार्केट से सीखा है। हम मतलब कोई इतने वो क्या कहते हैं काबिल और आकिल नहीं है कि हम वो इसलिए टाइम लेते हैं। हमने मार्केट से सीखा, जो कि हमारी गलती थी। सबसे पहले जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट हमने ली थी, हमने टाइम कैलकुलेट नहीं किया था और अ, अपनी सोच के ऊपर कि यार ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा कभी नहीं होता। उसके अंदर आप थोड़ा सा बैठ के दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर हों, उनको बैठ के उसके मल्टीपल एंगल्स देखने चाहिए। एक बंदा जो है वो उसको 50 एंगल से देखेगा, एक बंदा मेरी तरह होगा और दो जगहों को देखेगा और चल पड़ेगा कि यार चलो बस काम करते हैं। तो जब आप मल्टीपल एंगल से उसको देखते हैं, आपके डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है, तो आप उन चीज़ों को अच्छा एनालाइज कर सकते हैं। आप 100% नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बिल्कुल। ठीक है। बट उसका जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा हद तक वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इसलिए हम वो करते हैं। उसके बाद हम बैठ के तो उसको पूरा सोचते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचते कि उसके ऊपर हफ्तों लगा देते हैं, एक आध दिन उसको एनालाइज करते हैं। एंड देन उसके बाद जो है वो जिसको भी हमने आंसर करना होता है उनको हम आंसर कर देते हैं कि यार ये हमारी सोच है, ये हम इस तरह कर रहे हैं, ये यहाँ तक हो सकता है और इस तरह हो सकता है, आप क्या कहते हैं। ठीक है। सो मेरे जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपसे पूछ लिए। अब आई वुड वांट कि हमारे स्टार्टअप्स जो इफ दे वांट तो वो अपने आप को आपके साथ अपने आप को अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकें, बट वन बाय वन ऑब्वियसली। सो एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन, आप लोग यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस अपने को अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम मोहिउद्दीन है, हमारा स्टार्टअप है टेलीपोर्ट के नाम से, इलेक्ट्रिक बाइक्स का। तो ओके जैसे आपने बात की बेरा की कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जो है तो आप फोकस कर रहे हैं। जी। तो हमारा भी जो प्लान था, तो वैसे तो यहाँ पे बड़ी इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह हर कोई किट्स वगैरह लगा के बना रहा है, बट व्हाट वी सॉ वाज के कोई भी जो अभी कंपनी है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक नहीं बना रही। कि एक बंदा जो कि एजुकेटेड हो, जिसको ये अवेयरनेस हो कि यार इलेक्ट्रिक बाइक होती क्या है, टेस्ला क्या चीज़ है, इलॉन मस्क कौन है, और जिसको इंटरेस्ट हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इन्वायरमेंट में। अब एक गरीब बंदा कभी भी इन्वायरमेंट की परवाह नहीं करता, गन गिराता है, जो भी करता है। तो फॉर दैट अब प्राइस जो है हमारी, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कंपोनेंट्स की नहीं है, तो कॉस्ट तो हमारी जाहिर है वो तो है ज़्यादा। लेकिन फिर रिगार्डिंग प्राइस, अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार मास मार्केट जो है तो वो यही लोग हैं जो कि फ्यूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है तो वो तो इकोनॉमी के लिए अच्छी है, और फ्यूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप जो है तो फिर इतनी महंगी बेच रहे हो, वो फिर क्यों शिफ्ट करना चाहेंगे। तो मसला फिर यहाँ पे कि एक तो आप जो है तो एक लिमिट से प्रीमियम प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप कम नहीं कर सकते।
वो जो है तो अगर आप क्वालिटी स्टफ यूज करते हो तो उस पे कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा आएगा। फिर दूसरी बात ये है कि रिगार्डिंग द प्राइसिंग, अब प्रीमियम प्रोडक्ट का ये है कि उसकी प्राइस वैसी भी अगर मार्केट में एक सिमिलर प्रोडक्ट की प्राइस जो भी है तो उससे 20% हायर होती है, कि वो प्राइस भी जो है तो वो इफेक्ट देती है कि यार ये चीज़ अच्छी होगी, जैसे हमारी वो मेंटेलिटी है कि यार महंगा है तो अच्छा है। तो रिगार्डिंग दैट अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, जो कॉस्ट आता है प्रोडक्ट पे, एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने पे, तो उस पे आपको प्रॉफिट मार्जिन, अब जाहिर है आप 100% 200% तो आप रख नहीं सकते, तो मिनिमम आपको क्या लगता है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, प्राइस जो है तो कॉस्ट की कितना ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन दैट इंडस्ट्री और बिजनेस? ठीक है। पहली बात तो यह है, फरहाद आप इनको जान से मिला दें। याद है किससे, हमारे सॉरी? वाला, हमारी वो हाँ हाँ जान क्या समझ, है, शहरियार, ही नोज शहरियार, सारे शहरियार को जानते हैं। यार यार वो भी इसी उस पे था। आई डोंट नो कि वो अब क्या क्या कर रहा है, किस तरह चीज़ों को देख रहा है, मुझे नहीं पता उसका। अच्छा, जहाँ तक मुहिद्दीन आप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं या मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, देखें आप कह रहे हैं कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब आप अगर प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो व्हीकल्स में प्रीमियम पाकिस्तान में आप किसको कहेंगे? जिसके पास लेटेस्ट टोयोटा है, मर्सिडीज है, BMW है, क्या है? आप किसको कहेंगे? आपकी प्रीमियम सेगमेंटेशन से जी मतलब क्या है? ठीक है, जी। वो उसको आपने अब प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा, राइट। हम्म, दूसरी बात ये है कि ठीक है। आपकी जो मार्केट है, बाइक्स की जो मार्केट है, वो मास मार्केट है, जिसके अंदर ये मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मिडिल क्लास या लोअर जो है उनके पास सारी बाइक्स हैं, वो लोग बाइक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आपने ही कहा कि वो उसको इन्वायरमेंट से और इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उनको इन चीज़ों की समझ आती है, ठीक है। उनको समझ किस चीज़ की आती है कि यार उसके पैसे कितने बचेंगे इसके अंदर। अगर आप उसको ये कैलकुलेशन बता करके दे सकते हैं कि आपके जी जी पेट्रोल के ऊपर इतना खर्चा है और आपकी जो इलेक्ट्रिक है उसके ऊपर इतना खर्चा है, अगर आप उसकी वन टाइम कॉस्ट पे करते हैं वो इतनी है, और आप उसको एनुअली जो उसके मेंटेनेंस या उसका जो फ्यूल कॉस्ट है वो इतना बचा रहे हैं, तो वो वहाँ पे हो सकता है। दूसरे जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम कस्टमर है वो उसको मज़े के लिए लेगा, वो उसको ज़रूरत के लिए कभी नहीं लेगा, हम्म, मैं मुझे ठीक है। जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। अब मुझे इतनी डीप जी रिसर्च उसका नहीं पता, वो उसको जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए लेगा कि यार एक अच्छी चीज़ है, मैं वैसे उसको ले लूँ। जिस तरह हैवी बाइक्स लेते हैं लोग, आपको पता है कि हैवी बिल्कुल बाइक्स कौन लोग लेते हैं और किस पर्पज़ के लिए लेते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल। लाखों रुपए जो लगाते हैं, तो वो किस पर्पज़ के लिए है? वो जस्ट उसको उन्होंने आउटिंग पे जाना होता है या रेसिंग करनी होती है, उसके लिए ज़रूरत के लिए उनके पास जी या तो मर्सिडीज़ होती है या उनके पास लैंड क्रूज़र होती है या कोई और गाड़ी होती है, उसमें वो जाते हैं। वो कभी भी बाइक पे नहीं जी जाएगा, ऑफिस कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जी ये जो आपकी जी मार्केट सेगमेंटेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगी, थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर जाके आप शायद इसको प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं इस मार्केट में नहीं हूँ, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं या जो भी हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जी, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपने जो है तो वो आंसर नहीं किया प्रॉफिट मार्जिन का। हाँ, सॉरी। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन का देखो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्राइसिंग है वो कितनी है। प्रॉफिट मार्जिन 10% से लेके जो है वो 100% तक हो सकता है, ठीक है। अब फिर प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आया आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते। हमारी राइट। प्राइसिंग जो है, हमने 2 साल तक बिल्कुल प्राइस नहीं चेंज की थी, फिर 2 साल के बाद हमने 1,000 रुपये बढ़ाए और फिर अभी तक वो वहीं पे है। हम 2 से 3 साल में अपनी प्राइसिंग चेंज ही नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमने जब शुरू में जिस तरह उसकी प्लानिंग की होती है, तो हमने उसके अंदर मार्जिन रखा होता है कि यार ये अगर एक्सपेंस इतना बढ़ेगा तो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं पैदा करना चाहता कि यार वो कहेगा कि आप मैंने तो जो 6 महीने पहले ली थी वो इतने की थी, अब 6 महीने के बाद इतने की हो गया है, जो कि मार्केट की नॉर्मल प्रैक्टिस है, होती है मार्केट में, मतलब प्राइस अप करते जी हैं। लेकिन हम चूंकि प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रीमियम प्रोडक्ट में हम ये नहीं करते। डिपेंड करता है कि यार आप जो मार्जिन रखना चाहते हो वो कितना मार्जिन रखना चाहते हो, और फिर उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट की वो है वो कितनी है, और आपका प्रोडक्ट कितना है, वो ठीक कितना मार्केट में जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, उसका साइकिल जो है वो एनुअल साइकिल कितना है, वो कितना बिक रहा है। ठीक। अच्छा, एक एक छोटा सा ये मैं इसके साथ जरा ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आपका ये पेशावरी चप्पल है, ठीक है, तो क्या जी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एक ऑफिस जाने वाला बंदा और एक बंदा जो है तो किसी मीटिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, तो वो अगर
ठीक ठाक सूट वूट पहन के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जाहिर है वो तो आपके अगर प्रीमियम प्रोडक्ट भी है पेशावरी चप्पल तो वो पहन के नहीं जाएगा। तो सिमिलरली मेरा भी ये है कि अब एक मर्सिडीज वाला बंदा जो है वो बाइक तो पहले वो लेगा नहीं, लेकिन अगर वो जो है तो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक में उसका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे फिर वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, जिस तरह के चप्पल है बाइक्स हैं लेकिन प्रीमियम चप्पल नहीं है, ठीक है, जो कि वो एक स्पेसिफिक क्लास वाले लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ये तो सस्ती वाली चीज़ है और ये इसको पहन के मैं जाऊंगा तो ये तो बुरा लगेगा। तो उसी तरह का मेरा जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ऐसा ही था कि बाइक्स तो है, ठीक है, जो बाइक्स चला रहे हैं जाहिर है वो इकॉनमी की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन इकॉनमी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करती है, साथ में इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं उनमें जो अभी पाकिस्तान में जितनी भी अभी तक हैं वो इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे कि यार एक कस्टमर अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक और जो दिखने में अच्छी लगे और जो बंदा चलाए तो उसको मज़ा आए। तो मेरा बेसिकली ये उसमें वो था कि मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा मैं आपका सॉरी बस मैं आपका क्वेश्चन समझ गया राइट कि आप कह रहे हैं कि जो बंदा किसी मीटिंग के लिए या किसी एग्जीक्यूटिव उसमें जा रहा है, पार्टी में जा रहा है या ऑफिस जा रहा है, तो वो पेशावरी चप्पल नहीं पहनेगा क्योंकि उससे उसका स्टैंडर्ड उसको नज़र नहीं आता, उसको लगता है कि यार ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं कि अच्छा सा शू पहन के जाऊँगा, राइट? ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है कि इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे। अब बेरा जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है फॉर इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल। अब हमारी चप्पल जो पहनता है ना उसकी क्वालिटी इतनी है कि वो हर एक मीटिंग में पहन के जाता है। सिंध के एक SHO साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शायद आप लोग सुना भी हो कहीं पे, उस मीडिया पे भी आपने उनको देखा होगा। उनके पास हमारी सारी कलेक्शन पड़ी हुई है। वो कहता है कि जिस मीटिंग में एक जैसे लोग हों, मैं उस मीटिंग में दोबारा बेरा नहीं पहन के जाता, मैं दूसरी बेरा पहन के जाता हूँ। और वो मुझसे बाकायदा पूछते हैं कि यार ये चप्पल कहाँ से खरीदी है। तो कहता है जब वो पूछता है ना, एक बंदा भी पूछता है कि यार ये चप्पल बड़ी ज़बरदस्त पहनी है, ये कहाँ से खरीदी है, तो मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं, मुझे बड़ा सुकून मिल जाता है। लाइफस्टाइल, ठीक है, ये डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे। अब मर्सिडीज वाला बंदा जो है उसको अगर आप इस किस्म की एक ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक देंगे और उसको एडवर्टाइज लाइफस्टाइल के ऊपर आप उसको करेंगे एक ज़बरदस्त किस्म का, तो वो डेफिनेटली अगर किसी मीटिंग में जा रहा है तो वो बाइक लेके जाएगा, ताकि वहाँ पे सारी मर्सिडीज और BMWs खड़ी होंगी, लेकिन उस वहाँ पे जाके एक इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी होगी जिसकी लुक को और जिसकी सब कुछ इतनी ज़बरदस्त होगी, तो लोग उसे डेफिनेटली पूछेंगे, उसे ये नहीं पूछेंगे कि यार तुम यार ठीक है। इट डिपेंड ऑन द लाइफस्टाइल, आप उसके लाइफस्टाइल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में होगा। ठीक हो गया? ठीक, थैंक यू सो मच। वेलकम। Does anyone else have any questions? Ansab, अगर आप करते हो अनम्यूट कर लो अपने आप को। जी अंसब, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अंसब, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जहांगीर भाई आपको? जी अभी आ रही है। जी जहांगीर भाई, मेरा स्टार्टअप जो है एक स्टार्टअप से है सोलशू के नाम से। हम 12 वोल्ट की DC मोटर मैन्युफैक्चर करते हैं सेविंग मशीन के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी जो कंपनी है वो सेंडर टेक्नोलॉजीज के नाम पर रजिस्टर्ड है ना, और सोलशू हमारा जस्ट एक प्रोडक्ट है। हम यहाँ पे इंक्यूबेटेड ऑन अ प्रोडक्ट है। अगर मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि कंपनी की सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है कि एक प्रोडक्ट की? अब जैसे पेंडेमिक की कंडीशंस हैं तो हम में सैनिटाइजिंग थ्रू गेट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सैनिटाइजिंग थ्रू गेट में इतनी सेल ही है जितनी हम सोलशू से तकरीबन 5-6 महीनों में हासिल कर रहे थे, इसने हमें 1 महीने के अंदर उतनी सेल दी है। ठीक है, और इससे ज़्यादा पे तकरीबन 60% 40% प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने हमें इस प्रोडक्ट में सेल दी है। तो आया अब हम जो है, और ये है कि सीजन 2 महीने बाद ये चीज प्रोडक्ट को सस्टेनेबल रखें या उसी को लेके चलें स्टैंडर्ड बना के, या तो हम एक कंपनी को स्टैंडर्ड बना के चलें? ठीक है। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं बोलूं? जी जी जी। अच्छा जी सर आप बोलिए। अच्छा ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आप ब्रांड बना रहे हैं ना,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जो है एक प्रीमियम ब्रांड बना रहे हैं, तो हमारी सारी जो जितनी भी एफर्ट्स हैं जो भी हैं वो सारी डायरेक्ट हुई हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। और जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो हम ये नहीं सोच रहे थे कि यार हमें सैनिटाइज़र बेचना चाहिए या हमें मास्क बेचना चाहिए या हमें कोई मेडिसिन बेचना चाहिए। हम ये सोच रहे थे कि यार इस सिचुएशन में हमें अपनी सेल्स निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना है, कोई और रास्ता ढूंढना है। हमने अपनी प्रोडक्शन के लिए जो है हमें मटेरियल नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी डेडिकेशन और फोकस जो है वो एक ही ब्रांड के ऊपर है। हम ब्रांड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ना कि हम पैसे कमाना चाह रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको 5 महीने में अपनी मोटर से इतना पैसा नहीं आया जितना आपने 1 महीने से इस दूसरे कामों से जो है अपने पैसे कमाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने क्या करना चाह रहे हैं, आप अपने ब्रांड को किस तरह बनाना चाहते हैं। अगर आपने फंड रेजिंग करनी है या आपको पैसे उसे क्विकली निकालने हैं तो फिर आप किसी सेम नेम को यूज़ ना करें, किसी और नेम से किसी और उस पर थोड़ा सा अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करें, उसको बेचें, उससे प्रोडक्ट से क्विक फंड रेजिंग करें या पैसा निकालें, जो करें वो कर सकते हैं। अगर तो आप एक ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक ब्रांड के लिए देख रहे हैं कि यार इस हार्ड टाइम में हमने कैसे निकलना है और आगे क्या करना है, तो फिर आपने सारी फोकस एक ही जगह पे रखनी है। ठीक हो गया? लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगा जहांगीर, देखो इनका प्रोडक्ट जो है ना वो सोलर मशीन वो है जो सैंडोर टेक्नोलॉजीज है वो इट्स अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं गलत बात करूं, बट बेसिकली इनका सिर्फ एक फोकस अभी एक इन्हें प्रोडक्ट बनाया बट दे वांट टू बिल्ड मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन देयर कंपनी। तो जो इनका भी वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट है दैट इज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स व्हिच कम्स अंडर सैंडोर टेक्नोलॉजीज। तो आई डोंट थिंक कि उसमें इसलिए इतना बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि एक तरफ डीसी मोटर्स बन रही थी दैट वाज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, अभी जो है वॉक थ्रू गेट्स है दैट इज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, एंड इंशाल्लाह जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो वापस दे कैन फोकस ऑन देयर अदर प्रोडक्ट क्योंकि इसकी पे डिमांड कम हो जाएगी, राइट। सो अभी दिस इज वेरी इंटेलिजेंट कि अगर आपको पता चल गया कि आप ऐसा एक प्रोडक्ट आपके पास है जो कि करंट नीड है तो ये तो बहुत अच्छा, और ये ज्यादा बेहतर है कि इनका ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। टैग करते रहे और फिर जी फरहाद, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। बिल्कुल, ये अगर सेम उसी ब्रांड के नीचे और सेम जो इनकी टेक्नोलॉजी है या जो इनका जो मेजर जो काम है उसी को अगर ये यूज़ करके उसी के अंदर कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं फिर तो ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उससे इनकी जो बाकी जो प्रोडक्ट है शायद उनमें इसको 6 महीने लगते हैं मार्केट में लाने के लिए और लोगों को बताने के लिए। अब पेंडेमिक में जो जिस वॉक थ्रू गेट की ज़रूरत थी तो वो क्विकली उन्होंने बना ली और उन लोगों के सामने फिर अपने ब्राउज़र जो वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं तो अपने प्रोडक्ट बाकी बना सकते हैं। अगर सेम प्रोडक्ट में या सेम टेक्नोलॉजी में है तो फिर तो सेम वो तो फिर एक ही ब्रांड के अंदर उसको करें और मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो आप बना सकते हैं, तो फिर बिल्कुल ये ठीक है, कर सकते हैं। सो अंसब आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम वासिक आपका क्वेश्चन लेते हैं। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है वासिक, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा स्टार्टअप है 4 सोल के नाम से। हम भी पेशावरी चप्पल पे ही डील करते हैं। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है। टैगलाइन हमारा अफोर्डेबल लग्जरी है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि मतलब मिडिल क्लास लोग हैं जो क्वालिटी चप्पल उनको चाहिए लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चप्पल, तो उनके लिए हम ऑफर कर रहे हैं कि उनको क्वालिटी प्रोवाइड करें एट रीजनेबल प्राइसेस। जिस तरह आपने जेड डॉट वगैरह की बात की, तो हमें काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। लाइक आपसे मैंने पूछना था कि एक तो जब आपने ये ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया, हमारे पास फंडिंग नहीं थी, तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात तो ये कि ट्रस्ट इशू आता है। लाइक हमने रिसेंटली जो कैंपेन चलाई थी तो उसमें हमें ये इशू आ रही थी कि कस्टमर हमें बोल रहे थे कि हम पार्सल जो है वो लेने से पहले चेक करेंगे। तो इस तरह की इश्यूज अगर आपको आती थी तो आप कैसे उसको हैंडल कर रहे थे? ठीक है, अच्छा, पहले तो आपको वेरी गुड लक। फरहाद से मेरा नंबर भी ले लें, इफ़ आई कैन हेल्प यू इन एनी रिगार्डिंग पेशावरी चप्पल या उसकी प्रोडक्शन के हवाले से या मटेरियल के हवाले से, तो मोर देन वेलकम। आप मेरे ऑफिस आएँ, इंशाल्लाह सब जितने भी हमसे हेल्प आउट हो सकेगी हम लोग करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस थे जो आप कह रहे हैं ये हमें बहुत ज़्यादा कम आते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं जिस मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ वो बड़ी समझदार है। उसको पता है कि यार मैं जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ उसने मेरी वेबसाइट पे जाके उसका कंटेंट पूरा पढ़ा, उसकी सारी इमेजेस देखी, सारी चीज़ें देखी, उसका समझ आ गई कि यार ये एक ब्रांड है एंड ब्रांड इज़ ऑलवेज अ प्रॉमिस।
ब्रांड जो कह रहा होता है, जो उसने लिखा होता है, वो हर सूरत अपने उसको फुलफिल करता है। तो हमें तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा कम आया है, हमें इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने वो अपनी पॉलिसी बनानी होती है। अब जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो कुछ इस तरह कर रही हैं, उन्होंने ये अलाउ किया हुआ है कि वो वहाँ पे पार्सल उसको खोलने देते हैं, उसको चेक कराते हैं, और फिर अगर उनको पसंद नहीं आता तो उसे रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपने जो भी कस्टमर होता है, जो आपका कस्टमर केयर जो बंदा भी कर रहा होता है, या कॉल्स ले रहा होता है, या ईमेल्स उनकी देख रहा होता है, या उनको वो सोशल मीडिया पे रिप्लाईज कर रहा होता है, तो बड़ा क्लियर उनको मैसेज दें कि आप इसको रिटर्न भी करते हैं, आप इसको एक्सचेंज भी करते हैं, आप इसको रिफंड भी करते हैं, और उसकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, किस तरह करते हैं। तो वहाँ पे उनको सिर्फ आपने कॉन्फिडेंस देना होता है कि यार ये हम करते हैं। हमारा आज अभी हमारा एक कस्टमर आया था यहाँ पे गुजरात से, और वो गुजरात का पहलवान था। तो उसके पाँव में एक चप्पल थी हमारी कप्तान वाली, और मेरे ख्याल में कोई 2 साल उन्होंने यूज़ की हुई थी। जब वो आए तो उसका ऊपर से जो अपर था वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था, लेदर उसका ख़राब था। तो उसने कहा कि यार ये ख़राब हो गया, मैं आया था तो मैंने कहा कि आपसे मिल लूँ, आपको शो कर लूँ। तो जब हमने वो देखा तो वो हमारा फॉल्ट था, वो मटेरियल हमसे गलत लगा था। तो हमने स्ट्रेट अवे उनको बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता दिया कि यार ये आप पहन के जाएं, उसको ये उतारें और ये हमें यहाँ पे छोड़ दें, हम इसको स्क्रैप कर देंगे, आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो मटेरियल जो हमने प्रॉमिस किया था, जिसके लिए आपने पेमेंट की थी, ये वो नहीं है, ये हमारी गलती है, हम इसको वापस करते हैं। अब मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि ये बंदा कभी भी पेशावरी चप्पल किसी और से नहीं खरीदेगा। ये जब भी खरीदेगा बेरा से खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर ये जो ब्रांड रॉयल्टी है वो हमने डेवलप कर दी। यार ठीक है, ये हमारा फॉल्ट है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको वापस करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग होगा। और फिर मिडिल क्लास में जो है ये बहुत बड़ा अब मुझे नहीं पता कि आपका रेशो क्या है। मुझे तो ये बताया गया कि ये रेशो तकरीबन 50% तक का होता है, जितना मुझे मार्केट में लोगों ने बताया कि यार 50% जो है हमारे रिटर्न आ जाते हैं, ड्यू टू कि यार हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके देखेंगे कि ये वही चीज़ है, इसका साइज़ ठीक है, इसका मटेरियल ठीक है, ये नहीं है। तो ये चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। हमारी तो रेशो बहुत कम है ये ओपन पार्सल वाली। इसमें तकरीबन हमारी 5 to 10%, अगर 100 पेयर्स बिकती हैं तो उसमें से 5 से 10 ऐसे होते हैं कि फिर तो वो आपका जिद बहुत करते कम हैं। है। फिर ठीक है, उसके लिए फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप अपनी पैकेजिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट बना लें। जो आपका बॉक्स है या जो जिस एनवेलप में आप भेज रहे हैं, उसको पार्सल जो है वो ट्रांसपेरेंट बना लें, ताकि वो जब वहाँ पहुँचे तो वो उसको ऊपर से देख सकें कि इनके अंदर जो भी है जो आप उन्होंने ऑर्डर किया था ये वही चीज़ है। अच्छा, तो वो जो ये आपका कोरियर वाले एलो मेरे ख्याल में नहीं कर रहे, क्योंकि हमने 2-3 से बात की थी तो वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो हम उस पर अपना फ्लायर वगैरह चढ़ा देंगे। वो कहते हैं हमारी पॉलिसी नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, बहरहाल दूसरा तो इसको थोड़ा हमें डिस्कस साइज इशू, सॉरी आप बोलें। जी जी, बहरहाल मैं यही कह रहा था कि आप इसको फिर देख लें कि इसको किस तरह वो कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हमें साइज इशू आ रहा था, लाइक लोकल हमारी ऑलरेडी शॉप है चारसदा में, तो ठीक है। हम जो लोकल चलाते हैं साइजेस, तो वो तो हर बंदा फिजिकली आता है तो वो चेक करते हैं पाँव में, तो उसमें तो कोई इशू नहीं आता। इस तरह सेल्स में हमारी इस बार तकरीबन 4 से 5 चपलियां जो हैं वो साइज की वजह से रिटर्न हुई थी। हमने उनको फिर दूसरा साइज भिजवाया था। तो साइज का इशू आप कैसे, कोई स्टैंडर्ड आपके पास फॉर्मेट है या किस तरह आप यूज करते हैं? साइजिंग तो हमारा जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि हमारा जो मेजर इशू था वो फिटिंग का था। हम लोग जो फिटिंग यूज़ करते हैं, हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिटिंग यूज़ करते हैं, और वो फिटिंग होती है अकॉर्डिंग टू बूट्स। वो हम सैंडल्स के हिसाब से उसकी फिटिंग नहीं करते। हम जो उसकी फिटिंग करते हैं वो शू के हिसाब से करते हैं। तो शू में ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर आपने शू देखा हो तो शू की स्टिचिंग कभी बाहर की तरफ नहीं होती। जिस तरह पेशावरी चप्पल में अपर कट होता है, और फिर कुछ जो होते हैं वो गोले वाले होते हैं, वो आपको समझ आ रही होगी, अंदर से सिले होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप जब शू की उस फिटिंग पे उसको बनाते हैं तो उसकी जो फिटिंग है वो अब इनर साइड पे आ जाती है, तो उसके अंदर वो आप उसको फिट कर सकते हैं।
ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा, ये डिलीवरी के बारे में बता दें, ये हमें काफ़ी इश्यूज डिलीवरी में आ रही थी। लाइक ये ईद से पहले हमने कैंपेन रन की थी, तो कैंपेन हमने तकरीबन 5 दिन पहले बंद कर दी थी। लेकिन इसमें एक तो कोरियर का मसला था, कोरियर ट्रैकिंग सही नहीं बता रही थी। दूसरी बात ये कि वो 5 दिन 6 दिन में भी डिलीवर नहीं कर पा रही थी। हमें काफ़ी रिटर्न्स जो हैं इस वजह से वापस आई हैं, क्योंकि वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? लाइक अगर ईद कैंपेन रन करते हैं या कुछ भी, तो आप उसके लिए क्या मेजर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम उसको अच्छा जो ट्रैक भी कर सकें और पहुंच जाए? अच्छा आप लॉजिस्टिक पार्टनर कौन है आपका जो कोरियर यूज कर रहे हैं, आप किन की यूज कर रहे हैं? हम लेपर्ड के साथ काम कर रहे हैं, लेपर्ड लेपर्ड के कोरियर। साथ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि लेपर्ड जो है उनकी सर्विसेज ठीक नहीं है। टीसीएस की सर्विसेज ठीक है, लेकिन टीसीएस में ये इशू है कि वो आपके फंड्स रोकते हैं। उसके बाद आपके पास रह जाती है एमएनपी। एमएनपी में इस किस्म के इश्यूज नहीं है। जो पेंडेमिक का इस वक्त सिचुएशन थी, इस दफ़ा जो ईद की सिचुएशन थी, हमने 15 दिन पहले अपने 15 रमज़ान को हमने अपनी चीज़ें जो है वो क्लोज़ करना शुरू कर दी थी। हम अपने बताते थे कि यार हमारी डिलीवरीज क्लोज हो गई हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी टाइम जो था वो 48 आवर्स का था। ठीक है, जबकि ये पेंडेमिक में जो सूरत हाल बनी थी वो 7 से 8 दिन में एक एक डिलीवरी हो रही थी। ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन जगह बंद होती थी, कोरियर नहीं पहुंच रहे थे, बड़े ऐसे किस्म के मसले थे। तो वो तो हमने क्लियरली अपने जो भी कस्टमर होता था उसको हमने 5 to 8 डेज़ जो है वो बताए हुए थे कि यार 5 to 8 डेज़ में डिलीवरी होगी। उसके लिए हमने पहले से जो है वो क्लोज डाउन कर दिया था। और जहाँ तक ये ट्रैकिंग की बात है, तो ट्रैकिंग का इशू तो खैर इनको वो रिजॉल्व करना चाहिए। जो ट्रैकिंग नंबर आपको देते हैं वो प्रॉपर थ्रू सिस्टम होना चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है एक दो बंदों से कि लिपर्ड का ये मसला है कि वो जो आपको ट्रैकिंग नंबर देता है वो आपको मैनुअल दे देता है, उनके सिस्टम पे नहीं होता, जो कि आप नहीं ट्रैक कर सकते, और उनके सवेयर किस्म के उससे मसले बनते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। ये इस सिचुएशन में हो रहा है नॉर्मली जो है, फिर ये आप किसी अच्छी कंपनी के पास चले जाएं, ये इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली एक पार्सल, इनका ट्रैकिंग तो ऑनलाइन है, लेकिन उसमें मसला ये, अभी रिसेंटली मैंने एक पार्सल कस्टमर को भिजवाया है, तो कल उसने मुझे कहा कि यार मुझे ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड कर दो। तो ये पेशावर से फैसलाबाद के लिए पार्सल था। उसने ट्रैकिंग जब ट्रैक किया तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए, तो वो कराची से इस्लामाबाद के लिए पार्सल शो कर रहा था। मैंने कहा यार 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ खुद। यहाँ पे मैंने जब अपना अकाउंट लॉगिन किया, वहाँ पे चेक किया, तो यहाँ से जो है फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद से कराची के लिए शो कर रहा था। तो मैंने उसको फिर समझाया कि यार ये इनके सिस्टम में शायद बग हो, तो आप हाँ, ये इसको वो सिस्टम कर दें। एरर है, मैं ये तो सिस्टम एरर है। ये हाँ, तो मैं इसलिए मैंने आपको कहा कि असल में आपको वो कस्टमर को इश्यूज आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यार मतलब ये ऐसे ना हो कि इसने भिजवाया ना हो, उससे मैंने एडवांस पेमेंट ली थी। अच्छा, ये एडवांस पेमेंट से याद आया कि आप लाइक सारी सीओडी करते हैं या आपकी पेमेंट गेटवे बनाई हुई है अपनी? हमारी पेमेंट गेटवे है। हमारी अच्छा, पेमेंट तो गेटवे नहीं सर, पाकिस्तान पाकिस्तान कस्टमर्स के लिए हम लोग जी, सीओडी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो हमारी दोनों फैसिलिटीज़ हैं, जो कार्ड पे करना चाहें वो कार्ड पे भी कर सकते हैं, और जो कैश ऑन डिलीवरी करना चाहें तो बोथ कर सकते ठीक हो गया। हैं। थैंक यू फॉर वेलकम। योर टाइम। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे बासित का। अब्दुल बासित, आप अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर भाई, मैं भी 4 सोल का ही मेंबर हूँ, तो कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। सबसे पहले अच्छा, तो ये कि अरे मैंने इकट्ठे कर लेते यार। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि मैंने फेसबुक पे आपके कमेंट्स वगैरह कुछ देखे हैं कुछ लोगों के, वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे जो है तो रिटर्न लेते हैं, फिर आप जो है तो नई चप्पल दे देते हैं। तो क्या ये सबके लिए या नहीं, जो कोई ख़राब हो सिर्फ उसके लिए? नहीं, सबके लिए नहीं। ये उनके लिए कि जिनके जो हमारा डिफेक्ट हो, जहाँ पे हमारी गलती होती है, हम स्ट्रेट अवे उनको कहते हैं कि यार ये हमारी मिस्टेक है, हम आपको चेंज करके दे देते हैं, और हम उनको चेंज करके देते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा चढ़ जाता है कि यार मैंने 5 दिन पहले ऑर्डर किया हुआ था और मुझे अभी तक नहीं पहुंचा, और मेरा पार्सल किधर है। तो हम अपने कोरियर से पूछते हैं कि भाई पार्सल किधर है। तो हम उनको ऐसा करते हैं कि एक नया पार्सल भेजते हैं एक्सप्रेस के थ्रू। ठीक है, जो क्विक सर्विस होती है उनकी, उसके थ्रू एक दूसरा पार्सल भेज देते हैं, और जो भेजा होता है वो हम रिटर्न करवा लेते हैं कि यार उसको रिटर्न कर, तो ये उनको दे दो। तो ये कस्टमर रिटेंशन के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह करनी पड़ती हैं, और वो हम करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था, एनआईसी का इंटरव्यू, तो उसमें आपने कहा था कि हमने जो सोल है उसका, उसमें हमने स्टील स्टेप यूज़ किया हुआ है। तो वो किस तरह से आपने यूज़ किया और जी, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो अब आपको बता दूं? नहीं, इस तरह से नहीं बताया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अच्छा,
ट्रेड जो है सीक्रेट सारे पूछ रहे हैं आपसे हमारे बंदे अब। यही मैं कर रहा हूँ ना। फरहाद सुन रहे हो ना? नहीं, हम आपके ऑफिस भी आएंगे, जहांगीर भाई। मोस्ट बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल। बेसिकली ये जो स्टील स्टेप थी, ये स्टील स्टेप हमने कंफर्ट के लिए यूज की थी। जो पैर होता है किसी भी इंसान का, तो वो उसके अंदर 14 जो है वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसको बैलेंस रखते हैं। जो पेशावरी चप्पल थी उसका जो सोल था वो स्ट्रेट होता था, आपका पाँव बिल्कुल फ्लैट पड़ा रहता था और वो नीचे सख्त होता था, जिससे वो प्रेशर बिल्ड करता था और आपको आपके जहन पर शदीद किस्म का बोझ बनता था। जो स्टील स्टेप थी वो हमने बिल्कुल सेंटर में यूज़ की हुआ है, सोल के सेंटर में। वो उसका काम ये होता है कि आपके पाँव को वो मूव करता रहता है लाइक दिस, ठीक है। आप जब पाँव रखते हैं तो वो आपके पाँव को थोड़ा सा यूं करता है ताकि वो आपके पाँव को नीचे जो है लाइक मसाज के टाइप की तरह वो आपके पाँव को हिलाता जुलाता रहता है, ताकि आपका पाँव एक ही जगह पे स्टेप ना हो, एक ही जगह पे सख्त ना हो। तो उसके लिए वो हम यूज़ करते हैं ताकि इसका पाँव जो है वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा इसी किस्म का है, पर सिर्फ इतना बता दें कि जब आप डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं या नहीं, एक ही यूज करते हैं? नहीं, एक ही, फिलहाल हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो आई गेस कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। आपने ट्रेड सीक्रेट्स ही पूछ लिए, और इसके अलावा ये कि व्हेनेवर यू वांट टू विजिट जहांगीर तो आप मुझे बता देना, आई विल गेट यू कनेक्टेड विद जहांगीर। जहांगीर, थैंक यू वेरी मच कि यू स्पेंड सम टाइम। आई नो कि हम लोग पहले भी बात करते थे कि हम आपका सेशन करते हैं, बट इट गॉट लेट बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स। हमने और स्टार्टअप के साथ सेशंस वगैरह लाइंड अप थे, बट थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि अगर हमारे स्टार्टअप्स आपके पास आते हैं, यू विल हेल्प देम आउट जस्ट लाइक ऑलवेज। एंड thank you again. Inshallah we'll stay in touch, और हम आपके पास will keep bothering you by sending our startups over, ताकि वो भी थोड़ा सा सीखें कि क्या चीज़ कैसे होती है। डेफिनेटली इंशाल्लाह। एंड जो फरहाद, मेरा, आपका और बिलाल का एक कॉमन एम है कि यार लेट्स बिल्ड केपी। उसमें मैं थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बाकी जो जितने दोस्त हैं ये अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक एक हेड में। तो हमारा यही एम है कि यार पेशावर से हम एक स्टार्टअप कल्चर ऐसा बिल्ड करें कि वो जेन्युइन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हो, रादर कि वो, मैं ये कहूँगा कि वो फैंसी स्टार्टअप और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस उस पे ना हो, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हो और ग्राउंड रियलिटीज़ पे हो। और आई एम श्योर इंशाल्लाह ये जितने भी बाकी दोस्त सुन रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली हमसे जितनी भी हेल्प आउट हो सकेगी डेफिनेटली वी विल डू। दे आर ऑलवेज वेलकम इन आवर ऑफिस। आ सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर लें, आप मुझे बता दें जब भी आना चाहें। तो इफ़ आई एम अवेलेबल, तो अगर मैं नहीं हूँ, राशिद अवेलेबल होगा तो ज़रूर आएँ। और इस चीज़ को हम साथ लेके चलते हैं और इंशाल्लाह इसको बिल्ड अप करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और स्टे सेफ, मास्क पहन के फिरा करें, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।